नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है GVR इन्फॉर्मेशन यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, एनटीपीसी का एग्ज़ाम चल रहा है और आज 2 दिनों का एग्ज़ाम समाप्त हो चुका है, मतलब कि कुल टोटल 6 शिफ्ट हो चुके हैं। और मैंने अभी जो है आज कोई भी एनालिसिस की वीडियो आपको नहीं दिया क्योंकि मैं बहुत इंपॉर्टेंट काम में बिजी था। मैं आप लोगों के काम में ही लगा हुआ था पूरी ईमानदारी से। मैंने जीके जीएस को काफ़ी समझने का प्रयास किया, उसके काफ़ी एनालिसिस किए, तो पता चला कि किसी भी शिफ्ट का कोई तय सीमा नहीं है। मतलब कि जीके के सवाल कहाँ से पूछे जा रहे हैं इसका कोई था नहीं चल पा रहा है। परंतु कुछ टॉपिक ऐसे जरूर हैं, कुछ ऐसे मुझे टॉपिक मिले जिनसे हर शिफ्ट में प्रश्न पूछे जा रहे हैं। तो मैंने सोचा कि क्यों ना एक ऐसा वीडियो बना दिया जाए कि जिससे वो जो टॉपिक है वो सभी टॉपिक को मैं कवर करूं कि जो जिन टॉपिक से प्रश्न पूछे जा रहे हैं। ठीक है, तो आज मैं वही टॉपिक लेकर के आप लोगों के सामने आ चुका हूं और ये टॉपिक मैं इसी वीडियो में पूरा कवर भी करूंगा। दोस्तों, आप यकीन मानिए कि अगर एनटीपीसी का एग्जाम देना है तो ये जो टॉपिक मैंने लिखे हैं यहाँ से करीब करीब 8 से 10 प्रश्न सिर्फ इस वीडियो से आएंगे, क्योंकि मैंने ये पूरा एनालिसिस किया है। ठीक है, 8 से 10 प्रश्न पक्का आएंगे। आप एकदम लास्ट तक आपको वीडियो जरूर देखना है। ठीक है, और बाकी मैं ये नहीं बोल सकता कि हाँ 40 के 40 प्रश्न इससे आ जाएंगे, ऐसा नहीं होगा। ठीक है, तो सबसे पहले हम टॉपिक को समझते हैं कि वो टॉपिक है कौन कौन सा। देखिए, सबसे पहले आप बेरोजगारी को समझिए। ठीक है, बेरोजगारी से हर शिफ्ट में प्रश्न पूछे जा रहे हैं कि बेरोजगारी दर क्या रहा है। मैं आपको लास्ट में प्रश्न भी आपको बता दूंगा। ठीक है, तो अनएम्प्लॉयमेंट जरूरी है। उसके बाद नीति आयोग और उसके द्वारा जो इंडेक्स जारी किए जाते हैं, जैसे कि SDG इंडेक्स नीति आयोग द्वारा जो जारी किया जाता है, सस्टेनेबल डेवलपमेंट इंडेक्स जो है, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल इंडेक्स, उसके क्वेश्चन आए। उसके बाद वन से रिलेटेड संबंधित जो भी क्वेश्चन है वो पूछे जाते हैं। जैसे कि भारत में वन का प्रतिशत कितना, मतलब हम सिर्फ वन टोटल नहीं पढ़ेंगे वन क्या होता है, हम उसके तथ्य पढ़ेंगे। महत्वपूर्ण अधिनियम पढ़ेंगे कि कौन सा अधिनियम कब आया था। ठीक है, इससे प्रश्न बने हैं। वन्य जीव परियोजनाएं हम पढ़ेंगे कि कौन सा जो वन्य जीव परियोजना है वो कब चलाया गया, ये आपको देखना है। उसके बाद राष्ट्रीय अभ्यारण्य से संबंधित जो भी तथ्य है, मतलब कि नेशनल पार्क से संबंधित जो तथ्य हैं वो देखना है। बाघ अभ्यारण्य यानी कि टाइगर रिजर्व से जो संबंधित चीजें हैं वो आपको समझना है, इसके तथ्य देखने हैं। ये नहीं कि मुझे हर एक टाइगर रिजर्व हमें याद नहीं करने, वो नहीं पूछा जा रहा, और वो आप याद कर भी नहीं सकते इतना जल्दी। इतने ज्यादा टाइगर रिजर्व हैं और इतने ज्यादा जो वन्य जीव अभ्यारण्य है, नेशनल पार्क है, तो आप इतना कैसे आप याद करेंगे इतना जल्दी, है ना। तो हमें सिर्फ तथ्य देखना है। पक्षी अभ्यारण्य हमें देखना है, इनके तथ्य। उसके बाद हमें नेता के बारे में पूछा जा रहा है, उग्रवादी और उदारवादी नेता, तो ये भी मैंने यहाँ पे लिख दिया है। उसके बाद एमएस वर्ड का शॉर्टकट पूछा जा रहा है। हर शिफ्ट में इन दोनों में से कुछ ना कुछ पूछा ही जा रहा है कंप्यूटर से, जैसे कि बेसिक विंडो शॉर्टकट या फिर एमएस वर्ड शॉर्टकट जो है मुझसे प्रश्न आ रहे हैं, तो ये मैंने यहाँ पे कंप्लीट कर दिए हैं। उसके बाद संविधान संशोधन, मैं इसमें पूरा आपको क्या करूंगा कि कंप्लीट करूंगा। ठीक है, कंप्लीट करूंगा इसमें पूरा, मतलब कि जो भी कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट है उसको। उसके बाद पुरस्कार, मतलब कि जो अवार्ड आए हुए हैं, जो मतलब कि करेंट अफेयर से संबंधित है, इससे प्रश्न बन रहे हैं, तो ये भी करेंगे। उसके बाद युद्धाभ्यास, मतलब कि मिलिट्री एक्सरसाइज हम देखेंगे। ठीक है जी, जैसे कि अभी जो पूछा गया डेजर्ट साइक्लोन वो किसके बीच होता है, तो ये हम पढ़ेंगे। उसके बाद भारत के तटीय क्षेत्र और उनके नाम क्या क्या हैं, यहाँ से भी प्रश्न पूछे हैं, जैसे कि काठियावाड़ तट, कोंकण तट, ये सारी चीजें। उसके बाद नई नियुक्तियां कौन कौन सी हुई हैं वो, जैसे कि अभी जो BR गवाई हैं वो भारत के नए क्या बने हैं, तो CJI बने हैं, वो कितने नंबर के बने हैं, ये प्रश्न पूछा गया, तो ये हमें सारे यहाँ पे कंप्लीट हो जाएंगे। उसके बाद इंडेक्स से प्रश्न बने हैं हर शिफ्ट में, तो ये भी हमको देखना है, एक जगह पे ये भी मिलेगा। आगामी लक्ष्य कौन कौन सा है भारत का, जैसे कि 500 गीगावाट जो अक्षय ऊर्जा प्राप्त करने का लक्ष्य कब तक है, ये सवाल पूछा गया था, ये भी हम देख लेंगे। उसके बाद अर्थव्यवस्था के क्षेत्र और उनके योगदान देखेंगे, जैसे कि प्राथमिक क्षेत्र, द्वितीय क्षेत्र, तृतीय क्षेत्र, उसमें कितने श्रमिक लगे हुए हैं, GDP में योगदान उनका कितना है, ये सारी चीजें। पंचवर्षीय योजना हम यहाँ पे कंप्लीट देखने वाले हैं। हल्के हल्के हम फैक्ट्स देखेंगे। ठीक है, जो मतलब कि एग्जाम के लिए रिलेवेंट है वो हम देखेंगे। इवन इसको हम एक बार जल्दी से पढ़ लेंगे। उसके बाद महत्वपूर्ण उत्सव देखेंगे, जो कि सभी तो याद नहीं कर सकते। मैंने आपको पहले भी बताया रिव्यू में कि उत्सव और जो त्यौहार वगैरह होते हैं वो भारत में इतना ज़्यादा है, क्योंकि भारत जो है वो विविधताओं का देश है, तो इतना ज़्यादा उत्सव याद करना काफ़ी मुश्किल है, और ये मतलब कि आपके पास समय भी नहीं है। तो हम कुछ इंपॉर्टेंट देखेंगे कि जो मतलब कि महत्वपूर्ण है, ज़्यादा पूछे जाते हैं। उसके बाद महत्वपूर्ण मेले देखेंगे और महत्वपूर्ण अनुच्छेद। ये अनुच्छेद मैं आपको बता दूं
कि ये मैं भाग 3 से स्टार्ट करने वाला हूँ, ठीक है, भाग 3, और ये भाग 5 तक देखेंगे और उसके आगे भी देखेंगे जो महत्वपूर्ण होंगे। जितने भी संवैधानिक पद हैं उनसे प्रश्न पूछे गए हैं, जैसे कि नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक का अनुच्छेद पूछा गया, नीति निर्देशक सिद्धांत के अनुच्छेद पूछे गए, तो वो सारे यहाँ पे कंप्लीट होने वाले हैं। प्लीज़ आप लास्ट तक बने रहिएगा और वीडियो को लाइक भी कर देना है और शेयर भी आपको जरूर करना है, ठीक है दोस्तों। तो बढ़िए आगे बढ़ते हैं, अब हम वीडियो स्टार्ट करते हैं। देखेंगे यहाँ पे सबसे पहले हम बेरोजगारी को समझते हैं। अनएम्प्लॉयमेंट, अनएम्प्लॉयमेंट क्या है कि जैसे कि कोई रोजगार में नहीं है, मैं शिक्षित हूँ लेकिन मैं क्या हूँ, रोजगार में नहीं हूँ, मैं कहीं पे लगा हुआ नहीं हूँ, बेरोजगार हूँ, मतलब कि कोई पैसे हम नहीं कमाते हैं, तो उसी का नाम है बेरोजगारी। ये बहुत प्रकार के हो सकते हैं, लेकिन मैंने यहाँ पे 6 प्रकार लिखे हैं। जैसे कि संरचनात्मक बेरोजगारी, जो कि सबसे अधिक है भारत में। भारत में किस बेरोजगारी का कौन सी बेरोजगारी सबसे ज़्यादा देखने को मिलती है, तो संरचनात्मक। ये दीर्घकालीन होता है, ऐसा नहीं है, शॉर्ट टर्म वाला नहीं होता, लॉन्ग टर्म का है, ये जल्दी से समाप्त नहीं होते। और धन की कमी के कारण ढांचागत बेरोजगारी होता है, मतलब कि जो ढांचागत बेरोजगारी है उस तरह के यहाँ पे क्षेत्र नहीं है, मतलब कल कारखाने नहीं है, तो कहाँ से मिलेगा रोजगार, ठीक है। तो इसको हम क्या बोलते हैं, संरचनात्मक। चक्रीय बेरोजगारी क्या होती है, तो इसमें मांग जो है वो समाप्त हो जाता है, मांग क्या हो जाता है, समाप्त हो जाता है, और फैक्ट्रियां बढ़ जाती हैं, तो क्या होंगे, तो मांग अगर कम हो गया भाई, फैक्ट्री भी बढ़ गए, तो फिर तो वो तो चक्रीय बेरोजगारी है ना। फिर तो उसका भी जो मतलब कि जो भी एम्प्लॉय है वो अगर काम करे भी लेकिन मांग तो है नहीं वहाँ पे, तो फिर प्रोडक्शन करने से कोई फायदा ही नहीं है। उसके बाद क्या होगा, अगर फैक्ट्री भी बढ़ जाएगा तो फिर मांग तो समाप्त हो जाएगा ना। मांग है 10 पेन का, फैक्ट्री 5 पेन है, तो हर फैक्ट्री से 2-2 पेन बिकेंगे, तो भाई तो मांग तो समाप्त हो गया लगभग। घर्षण बेरोजगारी क्या होता है, तो तकनीकी विकास, अब ध्यान रखना, मान के चलो कि आज टेक्निकल का युग आ चुका है, तकनीकी विकास धीरे धीरे क्या हो रहे हैं, बढ़ रहे हैं, और एक पुराना कारीगर है, उसको वो नया तकनीक अगर नहीं सीख पाया है तो वो तो पुरानी तकनीक से ही काम करेगा, और लोग पुरानी तकनीक को तो पसंद नहीं करेंगे। अगर नया तकनीक आ चुका है तो लोग पुराने तकनीक को तो पसंद नहीं करेंगे ना। तो जब तक वो इस नए तकनीक को सीख नहीं लेता तब तक वो बेरोजगार हो जाता है। तो इस तरह के बेरोजगारी को हम क्या बोलते हैं, घर्षण बेरोजगारी। अदृश्य बेरोजगारी या फिर छिपी हुई बेरोजगारी भी इसी को बोला जाता है। मजदूर आपको लगेंगे कि वो काम पे लगे हुए हैं, आपको देखने से लगेंगे कि वो काम कर रहा है, लेकिन क्या होगा कि कोई उत्पादन होगा ही नहीं। मतलब कि अगर यहाँ से अगर मजदूर को अगर हटा भी दिया जाए इस काम से तो भी उत्पादन पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि उत्पादन तो ऐसे भी शून्य है। कृषि क्षेत्र में ये ज़्यादा देखने को मिलता है, ठीक है जी। आपको लगेंगे कि मेरे पिताजी, गाँव में आप जाएंगे तो देखेंगे मेरे पिताजी दादाजी खेती करते हैं, लेकिन दरअसल क्या है ना कि वो आपको लगे खेती करते हैं, लेकिन वो तो कुछ खेत में भाई है ही नहीं, खेत में कुछ है ही नहीं, कुछ बुना हुआ है नहीं, तो उस तरह की बेरोजगारी हम क्या बोलेंगे, अदृश्य छिपी हुई। मौसमी बेरोजगारी खास मौसम में आती है, जैसे कि आप मान सकते हैं कि कोई लेबर है जो कि खेत में काम करता है, बेचारा मजदूर है, तो जब खेती धान अगर रोपा रहा होगा, धान की बुआई हो रही होगी, तो उस समय तो उसको रोजगार मिल जाएगा ना, लेकिन जब धान कट जाएगा उस समय भी मिलेगा, ठीक है। और उसके बाद क्या हुआ, जो बीच वाला जो फेज है, धान बुआई और कटाई के बीच वाला जो फेज है 2 महीने 3 महीने का, तो वहाँ पे तो कोई उसको रोजगार देगा ही नहीं, क्योंकि वो बुआ गया, अब तो कटाई के समय काम है, तो उतना दिन वो बेचारा बेरोजगार रह जाएगा। तो ये क्या है, मौसमी बेरोजगारी। शिक्षित बेरोजगारी क्या है, योग्यता के आधार पर जो है वो रोजगार उपलब्ध नहीं है। मान के चलिए कि आपके पास IIT का क्या है, डिग्री है, लेकिन पद जो निकला है उसमें IIT की जरूरत ही नहीं है ना। आप हो IIT, लेकिन जो पद निकला है उसमें IIT को बोल रहा है कि मैं IIT वालों को नहीं लूंगा। इस तरह का एक एग्जाम्पल दे रहा हूँ मैं। तो उस तरह के बेरोजगारी जो होते हैं वो क्या होते हैं, तो शिक्षित बेरोजगारी कहलाते हैं। आगे आइए, अब इंपॉर्टेंट यहाँ से शुरू होता है, ठीक है। ये जो है ये चीजें इंपॉर्टेंट है, जैसे कि बेरोजगारी के आंकड़े किसके द्वारा जारी किए जाते हैं, ये प्रश्न NSSO के द्वारा जारी किए जाते हैं। आर्थिक सर्वेक्षण 2024-25 के अकॉर्डिंग जो है भारत में बेरोजगारी दर 3.2% है। आर्थिक सर्वेक्षण के अनुसार हम बात कर रहे हैं, ठीक है। वैसे मैं बता दूं कि ये घटता बढ़ता रहता है, ये हर एक साल घट बढ़ सकता है, कि बेरोजगारी कम होगा तो इसका आंकड़ा कम हो जाएगा, बढ़ेगा तो बढ़ भी सकता है बेरोजगारी, ठीक है। तो ये अलग अलग जो संस्थाएं हैं वो अलग अलग जारी भी करता है। तो आर्थिक सर्वेक्षण के अकॉर्डिंग पूछा गया था एग्जाम में भी, तो इसलिए मैंने इसको इंक्लूड किया है। अब यहाँ पे देखते हैं, अब हम बात कर रहे हैं यहाँ से ये गरीबी के बारे में बात है, ठीक है। गरीबी में हम क्या देख रहे हैं, APL का फुल फॉर्म, APL का मतलब होता है एबव पॉवर्टी लाइन, एबव पॉवर्टी लाइन।
बीपीएल का मतलब बिलो पॉवर्टी लाइन। और यहाँ पे देखिए कि एसबीआई रिपोर्ट के अनुसार भारत में गरीबी दर कितना है, तो 4 से 4.5%। कितना है, 4 से लेकर के 4.5%। ये है कि किसके द्वारा, तो एसबीआई रिपोर्ट के अनुसार। और यह भी प्रश्न पूछा गया था। आय एवं संपत्ति की असमानता को दर्शाने के लिए गिनी गुणांक एवं लॉरेंज वक्र का उपयोग किया जाता है। बेरोजगारी को दर्शाने के लिए फिलिप्स वक्र का प्रयोग किया जाता है। प्रति व्यक्ति आय को दर्शाने के लिए क्रूजेंट वक्र का प्रयोग किया जाता है। तो ये तीनों चीजें आपको याद रखना है, यहाँ से प्रश्न बनते हैं। आगे आइए, देखिए अब यहाँ पे देखेंगे नीति आयोग के बारे में, जिसका फुल फॉर्म होता है नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। 1 जनवरी 2015 को योजना आयोग के स्थान पर इसका क्या होता है, गठन किया जाता है, योजना आयोग के स्थान पर। इसके अध्यक्ष कौन होते हैं, इसके अध्यक्ष होते हैं प्रधानमंत्री। इसके अध्यक्ष कौन होते हैं दोस्तों, प्रधानमंत्री इसके अध्यक्ष होते हैं। उपाध्यक्ष जो है वो प्रथम उपाध्यक्ष है अरविंद पनगड़िया, वर्तमान में उपाध्यक्ष हैं सुमन बेरी। ठीक है, ध्यान रखेंगे। प्रथम सीईओ थे सिंधु श्री खुल्लर और वर्तमान सीईओ कौन है, बीवीआर सुब्रमण्यम। ये ध्यान रखना है, प्रथम कौन थे और वर्तमान कौन है। देखिए ये जो नीति आयोग है एसडीजी इंडिया इंडेक्स जारी करता है। एसडीजी इंडिया इंडेक्स कौन जारी करता है, तो नीति आयोग। और इसमें जो है प्रथम स्थान किसको प्राप्त हुआ, तो उत्तराखंड और केरल को, दोनों ने 79 अंक हासिल किए थे। तो उत्तराखंड और केरल आपका राइट आंसर है, यहाँ से भी प्रश्न बने हैं। और न्यूनतम जो है वो किसका है, तो बिहार का। न्यूनतम कौन है, तो बिहार का। इसका टोटल जो है 61 अंक प्राप्त हुए। अगर समग्र स्कोर की बात करें कि ओवरऑल कितना आया, तो 71 अंक आया हुआ था ओवरऑल। देखिए नीति आयोग जो है वो कौन कौन सा चीजें जारी करता है, कौन कौन सा इंडेक्स जारी करता है, तो यहाँ पे देखेंगे एसडीजी इंडिया इंडेक्स, भारत नवाचार सूचकांक इंडेक्स, उसके बाद आकांक्षी जिला कार्यक्रम इंडेक्स, सुशासन सूचकांक जारी करता है, सुशासन इंडेक्स। उसके बाद समग्र जल प्रबंधन इंडेक्स भी नीति आयोग द्वारा जारी किया जाता है। तो हो सकता है कि आपको पूछ लिया जाए कि इनमें से कौन सा इंडेक्स जो है वो नीति आयोग द्वारा जारी नहीं किया जाता है या फिर जारी किया जाता है, तो ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, आगे आइए। यहाँ पे देखेंगे कि ये जो है मोस्ट इंपॉर्टेंट है और हम पहुंच चुके हैं कहाँ पे, वन में। ठीक है, वन से संबंधित। अब यहाँ पे कुछ मैंने अधिनियम लिखा है। सबसे पहले तो वन्य संरक्षण अधिनियम जो है, वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 में पारित किया जाता है। और वन संरक्षण अधिनियम जो है 1980 में। यहाँ पे ध्यान रखना है, ये वन्य जीव है, ये वन है। उसके बाद पर्यावरण संरक्षण अधिनियम जो 1986 में बनाया जाता है, और ये भी प्रश्न पूछा गया आज के शिफ्ट में। पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986। जैव विविधता अधिनियम 2002 में बनाया गया था। कब, 2002। राष्ट्रीय हरित अधिकरण अधिनियम, जिसको आप एनजीटी बोलते हो, नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल बोलते हैं, वो कब हुआ, तो 2010 में। एनजीटी नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल। अब यहाँ पे देखिए कि जो भारत में जो है ऐसा बताया गया है कि भारत में 33% वन जो है संपूर्ण भूमि का होना चाहिए। संपूर्ण भूमि का कितना, 33% जरूरी है। किस लिए, तो जैव विविधता बनाए रखने के लिए। लेकिन यहाँ पे भारत में वन है कितना, तो 25.17%, 25.17% वन है अभी। सर्वाधिक 1% वाला जो राज्य है वो है मिजोरम। प्रतिशत में बात हो तो मिजोरम, लेकिन अगर सर्वाधिक वन की बात हो तो कहाँ होगा, मध्य प्रदेश। और इसको हम वन प्रदेश भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, वन प्रदेश बोलते हैं। सबसे कम प्रतिशत, ये प्रतिशत में मैंने लिखा है, प्रतिशत हो या ऐसे भी हो तो वो हरियाणा ही आएगा। ठीक है, सबसे कम वन कहाँ पे है, तो हरियाणा राज्य में है। तो ये फैक्ट्स आपको ध्यान रखना है। आगे आइए, जल्दी जल्दी करते जाएंगे हम। अब देखिए कुछ यहाँ पे कुछ परियोजना मैंने लिख दी हैं, जैसे कि हंगुल परियोजना जो है, प्रोजेक्ट हंगुल 1970 में शुरू किया गया। गिर परियोजना 1972 में शुरू किया गया था। बाघ परियोजना मतलब प्रोजेक्ट टाइगर, ये 1973 में शुरू किया गया। और ये भी प्रश्न बने थे, आपको ध्यान रखना है। कछुआ संरक्षण अधिनियम परियोजना जो है, मतलब टर्टल ब्रीडिंग प्रोजेक्ट 1975 में शुरू किया गया था। और मगर प्रजनन परियोजना भी 1975 में ही शुरू किया गया था। हिम चीता परियोजना जो है वो 1987 में शुरू हुआ था। और गैंडा परियोजना मतलब रीनो प्रोजेक्ट जो है 1987 में शुरू हुआ ये भी। और हाथी परियोजना 1992 में शुरू हुआ था, ध्यान रखेंगे। और गिद्ध परियोजना 2020 से 2025 के बीच चलाया गया था। तो ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, आगे आइए। ये देखिए मैंने लिखा है ये नेशनल पार्क के बारे में कुछ तथ्य, और यहाँ से प्रश्न बने हैं। ठीक है, यही तथ्य पूछे जा रहे हैं, इसलिए तो मैं आपको सिर्फ आपको बस तथ्य बता रहा हूँ। ये नहीं कि पूरा आपको नेशनल पार्क पढ़ाने लग जाऊँ, उतना टाइम तो है नहीं, ना तो मेरे पास ना तो आपके पास। ठीक है, तो ये फैक्ट्स आपको बस याद रखना है। देखिए जहाँ पे वैसा कौन सा राज्य है जहाँ पे कोई भी नेशनल पार्क नहीं है, और ये भी सवाल पूछा गया था।
तो ये कौन सा राज्य है? तो ये है पंजाब। देखिए मध्य प्रदेश में सबसे ज्यादा नेशनल पार्क हैं, कितने? 10। और अंडमान निकोबार में कितने हैं? तो 9। अंडमान निकोबार में कितने हैं? 9। अगर पूछा जाए कि किस केंद्र शासित प्रदेश में सबसे ज्यादा जो नेशनल पार्क हैं वो हैं, तो कौन होगा? अंडमान निकोबार। और याद रखना, अंडमान निकोबार में साउथ बटन आइलैंड नेशनल पार्क है। साउथ बटन आइलैंड नेशनल पार्क, जो कि भारत का सबसे छोटा नेशनल पार्क है। और भारत का सबसे बड़ा नेशनल पार्क कौन सा है? तो हेमिस नेशनल पार्क, जो कि कहाँ पे है? लद्दाख में। भारत का सबसे बड़ा हेमिस है जो कि लद्दाख में, और सबसे छोटा कौन है? साउथ बटन आइलैंड, जो कि अंडमान निकोबार में है। देखिए भारत का पहला जो नेशनल पार्क था वो था हैली नेशनल पार्क, जिसका वर्तमान जो नाम है वो क्या है? तो जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क है। ये कहाँ पे है? उत्तराखंड में। अच्छा, बाघ कहाँ पे रखे गए हैं? जो नामीबिया से जो चीते लाए गए थे ना, चीते लाए गए थे नामीबिया से, जो चीते लाए गए थे वो रखे गए हैं कूनो नेशनल पार्क में। कहाँ पे? कूनो नेशनल पार्क में। ये कूनो है कहाँ पे? तो ये मध्य प्रदेश में है दोस्तों, ध्यान रखेंगे। वन अनुसंधान संस्थान कहाँ पे है? तो देहरादून। देहरादून उत्तराखंड में। तैरता हुआ नेशनल पार्क कौन सा है? एकमात्र तैरता हुआ? तो किबुल लामजाओ, जो कि मणिपुर में है। 107वां नेशनल पार्क कौन सा है? ये ध्यान रखेंगे, सिमलीपाल, उड़ीसा वाला। सिमलीपाल कहाँ है? उड़ीसा वाला, जो कि भारत का 107वां नेशनल पार्क है। ठीक है जी, आगे आइए। ये देखेंगे टाइगर स्टेट। अब हम पढ़ रहे हैं बाघ से संबंधित, जो बाघ अभ्यारण्य है, जो टाइगर रिजर्व है, उससे संबंधित जो भी फैक्ट्स हैं यहाँ पे देखेंगे। तो टाइगर स्टेट हम किसको बोलते हैं? मध्य प्रदेश को। यहाँ पे सबसे ज्यादा बाघ हैं, कितने? 785। टाइगर मैन किसको कहा जाता है? टाइगर मैन ऑफ इंडिया कैलाश सांखला को कहा जाता है। प्रोजेक्ट टाइगर जो है 1973 में, वो इनके नेतृत्व में ही शुरू किया गया था। किनके नेतृत्व में? कैलाश सांखला के नेतृत्व में। इसीलिए इनको टाइगर मैन ऑफ इंडिया कहा जाता है। सबसे बड़ा जो बाघ अभ्यारण्य है वो कौन सा है? नागार्जुन श्रीशैलम बाघ अभ्यारण्य जो है, नागार्जुन श्रीशैलम बाघ अभ्यारण्य जो है वो सबसे बड़ा है। और ये कहाँ पे है? नागार्जुन श्रीशैलम बाघ अभ्यारण्य कहाँ पे है? ये मुझे आप कमेंट में बताना, ठीक है। सबसे छोटा बाघ अभ्यारण्य कौन सा है? तो बोर जो बाघ अभ्यारण्य है, बोर। और ये कहाँ पे है? तो महाराष्ट्र में है, महाराष्ट्र के वर्धा में। और आपको पता ही है वर्धा के बारे में, ठीक है जी, हिस्ट्री में भी उसका नाम आता है। बर्ड मैन ऑफ इंडिया किसको कहते हैं? अब हम पढ़ रहे हैं पक्षियों के बारे में। किसके बारे में? पक्षी, ठीक है। तो बर्ड मैन ऑफ इंडिया कहते हैं हम सलीम अली को। और सलीम अली के नाम पर एक पक्षी अभ्यारण्य है, सलीम अली पक्षी अभ्यारण्य। ये कहाँ पे है? तो गोवा में। और पक्षियों का स्वर्ग किसको कहा जाता है? केवला देव पक्षी अभ्यारण्य को, जो कि राजस्थान में है। और केवला देव को ही भरतपुर पक्षी अभ्यारण्य भी कहा जाता है। भरतपुर, ठीक है जी, भरतपुर पक्षी अभ्यारण्य। परिंदों का स्वर्ग भी इसको कहा जाता है। क्या? परिंदों का स्वर्ग, ठीक है। आगे आइए, ये देखेंगे। अब मैंने यहाँ पे नेता के बारे में पढ़ना शुरू किया है, जैसे कि उग्रवादी नेता कौन कौन थे? उग्रवादी, उग्रवादी कहने का मतलब है कि जो हिंसा में बिलीव नहीं करते थे, मतलब अपनी स्वराज के लिए वो हिंसा नहीं, मतलब अहिंसा नहीं करना चाहते थे, वो हिंसा में बिलीव करते थे, ठीक है, मार काट करो, ठीक है। वो थे लाला लाजपत राय, बाल गंगाधर तिलक, बिपिन चंद्र पाल और अरविंद घोष। ये आपको ध्यान रखना है, जो कि मेन नेता थे। और भी थे, लेकिन जो मेन है वो मैंने यहाँ पे डिनोट कर दिए। उदारवादी, उदारवादी जो कि अहिंसा में विश्वास करते थे, है ना। ये चाहते थे कि इनका भी मांग था स्वराज का, लेकिन ये नहीं चाहते थे कि हम मार काट करें, लड़ाई झगड़ा करें, ठीक है। हम क्या करें कि जैसे कि कुछ भी हम सत्याग्रह वगैरह करें और उससे हम अहिंसा की प्राप्ति करें। तो ये थे दादा भाई नौरोजी, व्योमेश चंद्र बनर्जी, गोपाल कृष्ण गोखले, मदन मोहन मालवीय, सुरेंद्र नाथ बनर्जी, एम.जी. रानाडे और फिरोज शाह मेहता, ठीक है जी, ठीक है, कोई दिक्कत किन्हीं को। तो ये उग्रवादी और उदारवादी पूछा गया है आज के शिफ्ट में भी, तो इसलिए मैंने इसको इंक्लूड किया है, ठीक है। आगे आइए, अब देख लेना, अगर कोई आज का कोई भी स्टूडेंट होगा जो आज एग्जाम दिया होगा, तो वो अगर मेरा वीडियो देख रहा होगा तो उसको समझ में आ रहा हो कि हर मैं टॉपिक में वही करवा रहा हूँ जिससे एग्जाम पूछे जा रहे हैं, मतलब प्रश्न पूछे जा रहे हैं, ठीक है। देखिए एमएस वर्ड के शॉर्टकट कौन कौन से हैं? तो कंट्रोल+B से होता है बोल्ड। क्या होता है? बोल्ड। जैसे कि मैं यहाँ पे कुछ लिख देता हूँ, राम इज अ बॉय, राम इज अ बॉय। अब मान के चलो कि मैंने इतना सेलेक्ट कर लिया, इतना सेलेक्ट करने के बाद मैं चाहता हूँ कि इसको बोल्ड कर दूं, तो मैं क्या करूंगा? कंट्रोल+B प्रेस करूंगा। कंट्रोल+I से इटैलिक हो जाएगा। इटैलिक का मतलब ये थोड़ा सा क्या हो जाएगा? तिरछा हो जाएगा। अंडरलाइन करना है, अगर इतना भाग को हमें अंडरलाइन, अंडरलाइन का मतलब क्या है कि इसके नीचे हमें क्या लगाना है? ऐसे लगा देना है। तो ये कंट्रोल+U करेंगे। कंट्रोल+I करने से, सॉरी J, ये J लिखा हुआ है, कंट्रोल+J से क्या होगा? जस्टिफाई करेंगे। जो सिलेक्टेड टेस्ट है हमें सिलेक्ट करना होगा, जितना आप सिलेक्ट करोगे उतना ही जस्टिफाई होगा।
कंट्रोल प्लस एल से हम क्या करते हैं, अलाइन टेक्स्ट टू द लेफ्ट। मान के चलो कि मैंने यहाँ पे बहुत सारे ऐसे ऐसे चीज लिख दी है, ऐसे 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 लिख दिए, ठीक है। अब मैं चाहता हूँ कि ये एक जगह ऐसे क्या हो जाए कि ऐसे ऐसे बन जाए, मतलब कि ये लेफ्ट में एकदम ऐसे सज जाए, ठीक है। तो ये इसको हम कंट्रोल प्लस एल करेंगे तो ये सारी चीजें लेफ्ट से ऐसे सज जाएंगी। अगर इसी को अगर हमें राइट साइड में अगर ऐसे करना है, इस तरह से सजाना है कि मतलब कि राइट साइड इक्वल हो जाए, ठीक है, तो हम क्या कर देंगे, कंट्रोल प्लस आर कर देंगे। अगर कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस एफ करेंगे तो ओपन द फॉन्ट डायलॉग, मतलब कि फॉन्ट जो होता है, जैसे फॉन्ट मतलब अक्षर आप किस तरह से लिखना चाहते हो, जैसे कि कोई फॉन्ट इस तरह से है राम, कोई फॉन्ट इस तरह से है राम, तो ये अलग अलग आपको फॉन्ट दिख रहा है ना, कोई फॉन्ट इस तरह से है, इस तरह से, ठीक है जी। तो अलग अलग आपको फॉन्ट लिखना है तो कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस एफ अगर आप प्रेस करेंगे तो आपका फॉन्ट का जो डायलॉग बॉक्स है वो खुल जाता है और आप फॉन्ट वहां से चेंज कर सकते हैं। आगे आइए, अब देखेंगे बेसिक विंडो शॉर्टकट क्या क्या है। तो कंट्रोल प्लस सी करेंगे तो कॉपी हो जाता है, जो चीज़ आप सिलेक्ट करें, अगर फाइल सिलेक्ट करें या फिर कोई टेक्स्ट सिलेक्ट करें तो वो कॉपी हो जाता है। सिलेक्टेड टेक्स्ट यहाँ पे मैं लिखना भूल गया हूँ, आप लिख लेना। कंट्रोल प्लस एक्स करेंगे तो कट हो जाएगा। कंट्रोल प्लस वी से पेस्ट होता है ना, मैंने कहीं किसी चीज़ को कॉपी किया, कहीं दूसरे जगह जाके मैं चाहता हूँ कि वही चीज़ वहाँ पे क्या हो जाए, आ जाए, तो कंट्रोल प्लस वी प्रेस कर देंगे तो पेस्ट हो जाएगा। कंट्रोल प्लस जेड से अंडू द लास्ट एक्शन, मान के चलो कि अभी आपने कुछ डिलीट कर दिया, वो आपको डिलीट नहीं करना था, तो तुरंत आप अगर कंट्रोल प्लस जेड अगर दबा देंगे तो वो अंडू हो जाएगा, मतलब वो वापस आ जाएगा। कंट्रोल प्लस वाई से क्या होगा, रेडो द लास्ट अनडन एक्शन। उसके बाद कंट्रोल प्लस ए से सिलेक्ट ऑल होता है, मतलब सभी को सिलेक्ट कर लीजिए। कंट्रोल प्लस एस से हम सेव कर सकते हैं, और कंट्रोल प्लस पी से हम क्या कर सकते हैं, प्रिंट कर सकते हैं, मतलब उसको क्या कर सकते हैं, प्रिंट कर सकते हैं प्रिंटर से। कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस स्केप ESC, स्केप करेंगे तो ओपन द टेक्स्ट मैनेजर, टेक्स्ट मैनेजर आप खोल सकते हैं, सॉरी टास्क मैनेजर, टेक्स्ट नहीं, टास्क मैनेजर, टेक्स्ट अलग होता है। कंट्रोल प्लस W से हम क्या कर सकते हैं, क्लोज द करेंट विंडो या फिर टैब, मतलब कि जो करेंट अभी जो आप विंडो ओपन किए हुए हो या फिर जो आपने टैब खोला हुआ है उसको बंद करना है तो कंट्रोल प्लस W करेंगे। अब यहाँ पे देख लो कुछ अल्ट वाले, अल्ट प्लस F4 अगर करेंगे तो क्लोज द करेंट विंडो हो जाएगा, मतलब कि जो करेंट विंडो खुली हुई है वो बंद हो जाती है। उसके बाद अल्ट प्लस टैब अगर आप प्रेस कर देंगे तो क्या होगा, स्विच बिटवीन ओपन विंडोज, मतलब कि जो 2-3 विंडो आप अगर खोल के रखते हो, आप चाहते हो कि इस विंडो से मैं उस विंडो पे चला जाऊं, तो क्या करना होगा, कंट्रोल प्लस टैब करना होगा, ठीक है। आगे चलिए, सॉरी, हाँ, ये देखेंगे, अब मैं बात कर रहा हूं किसका दोस्तों, अब हम संविधान संशोधन पढ़ने वाले हैं, और आप यकीन मानो संविधान संशोधन से हर शिफ्ट में 1 या 2 क्वेश्चन आएंगे, और इसमें बहुत सारी चीजें इंक्लूड भी किया मैंने, तो पूरा जरूर देख लेना आप। देखिए, पहला संविधान संशोधन में क्या हुआ कि 9वीं अनुसूची जोड़ी गई, और 9वीं अनुसूची क्या है, तो भूमि सुधार अधिनियम से है, इसे भूमि सुधार अधिनियम से ये संबंधित है। उसके बाद 7वां जो संविधान संशोधन हुआ, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आप इसको जरूर ध्यान में रखना, और यहाँ से प्रश्न बने भी हैं तो ये जरूर आपको ध्यान रखना है, ठीक है। 7वां, और ये 7वां है क्या, तो इसमें 14 राज्य और 6 केंद्र से शासित प्रदेश को बनाया जाता है, कब, 1956 में। राज्य पुनर्गठन आयोग का तो नाम सुना होगा ना, उसके द्वारा 1956 में कितने बनाए जाते हैं, तो 14 राज्य और 6 केंद्र शासित प्रदेश, क्योंकि जो आंध्र प्रदेश है वो भाषा के आधार पर बनने वाला पहला राज्य है, जो कि 1953 में बन चुका था, और बहुत सारे राज्य जो है वो भाषा के आधार पर राज्य बनाने की मांग करने लग गए थे, और इसी के दौरान रामुल्लू का जो है भूख हड़ताल के कारण मौत भी हो चुका था। तो फिर क्या होता है, राज्य पुनर्गठन आयोग लगाया जाता है और 14 राज्य और 6 केंद्र शासित प्रदेश बनाए जाते हैं। उसके बाद यहाँ पे देखिए कि 7वां संविधान संशोधन में और क्या हुआ, तो लोकसभा में जो सीट है वो 500 से कितना कर दिया गया, 525, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। लोकसभा की सीट 500 से 525 कब कर दी गई, मतलब जब संविधान बना था तो लोकसभा का जो सीट था वो 500 था, फिर 525 किया गया 7वां संविधान संशोधन में। 525 से 545 कब किया गया, तो 31वां संविधान संशोधन 1973 में, ये भी ध्यान रखना है। पहली बार 1956, उसके बाद दूसरी बार 1973, और तीसरी बार कब, 1987, ठीक है। 1956, 1973 और 1987, ये ध्यान रखना है, 56, 73, 83, ठीक है जी। तो 83 में फिर क्या हुआ कि 552 सीटें कर दी गई लोकसभा में, जो कि अभी भी लोकसभा में कितनी है, 552 सीटें ही हैं, तो ठीक है। आगे बढ़ते हैं, अब हम 10वां संविधान संशोधन पढ़ते हैं, जो कि 1961 में होता है, और इसमें दादर और नागर हवेली जो है वो भारतीय संघ में शामिल हो जाते हैं, दादर और नागर हवेली को भारतीय संघ में शामिल कर लिया जाता है।
12वां संविधान संशोधन 1962 के द्वारा गोवा, दमन और दीव को भारतीय संघ में शामिल किया जाता है। गोवा को, दमन और दीव को, लेकिन यहाँ पे क्या है कि गोवा भी स्टेट पूरी तरह से नहीं बनती। उसके बाद 14वां संविधान संशोधन भी 1962 में होता है, उसमें पुदुचेरी को भारतीय संघ में शामिल कर लिया जाता है। किसको? पुदुचेरी को। 18वां संविधान संशोधन 1966 में होता है और इसमें पंजाब जो राज्य है उसका पुनर्गठन किया जाता है और पंजाब राज्य से दो चीजें निकलती हैं, एक तो हरियाणा जिसको राज्य बनाया जाता है और एक चंडीगढ़ जिसको क्या बनाया जाता है? केंद्र शासित प्रदेश बनाया जाता है। ठीक है जी। तो चंडीगढ़ को केंद्र शासित प्रदेश बनाया गया, ये पंजाब से ही टूटा, और हरियाणा को एक राज्य बनाया गया जो कि पंजाब से ही टूटा। आ गया, ये सब चीजें आपको ध्यान रखनी है। अब आते हैं 21वां संविधान संशोधन जो कि 1967 में होता है और इसमें 8वीं अनुसूची जो कि भाषाओं से संबंधित है, इसमें मूल रूप से 14 भाषा शामिल था। कितना भाषा? 14 भाषाएं शामिल थी जब संविधान लागू हुआ तब। लेकिन सिंधी भाषा को जो है 21वां संविधान संशोधन 1967 के द्वारा जोड़ा जाता है भारत के 8वीं अनुसूची में। उसके बाद 71वां संविधान संशोधन 1992 के द्वारा नेपाली, मणिपुरी और कोंकणी को जोड़ा जाता है, मतलब कि 3 भाषाएं यहाँ पे जोड़ी गई, तो 15 और 3 18 हो गया। उसके बाद 4 भाषा जो है 92वां संविधान संशोधन 2003 में जोड़ा जाता है। कौन कौन? बोडो, डोगरी, मैथिली और संथाली। ठीक है, बोडो, डोगरी, मैथिली और संथाली। तो टोटल कितने हो गए? टोटल अभी जो है वो है 22 भाषाएं। कितनी भाषाएं? 22 भाषाएं टोटल अभी शामिल हैं। उसके बाद देखें तो 24वां संविधान संशोधन 1971, याद रखेंगे कि संसद को जो है मौलिक अधिकार के समेत, मतलब मौलिक अधिकार सहित किसी भी भाग में संशोधन करने का अधिकार दे दिया गया। किसको? सांसद को, मतलब कि मौलिक अधिकार में भी वो संशोधन कर सकते हैं। उसके बाद देखेंगे यहाँ पे कि 26वां संविधान संशोधन, याद रखेंगे 26वां 1971 में हुआ और इसमें प्रीवी पर्स को समाप्त कर दिया गया। प्रीवी पर्स क्या थे? जो केंद्रीय जो चीजें थी, जो केंद्र के जो प्रशासक हुआ करते थे आजादी से पहले, जब चुनाव हुआ था तो आपको पता ही होगा कि जो केंद्र क्या बोला जाता था उसको यार, अरे जहाँ पे प्रशासक होते थे, डायरेक्ट चुनाव वहाँ पे नहीं हुए थे। ठीक है, तो वो जो वहाँ के जो राजा से जो भी उनका जो वंशज हुआ, उनको क्या होता था कि उनको वेतन दिया जाता था। उनको क्या दिया जाता था? बाद तक वेतन दिया जाता था, और वो जो वेतन है उसी को प्रीवी पर्स कहा जाता था। ठीक है जी। तो प्रीवी पर्स जो है उसको समाप्त कर दिया गया, मतलब वेतन उनको देना बंद कर दिया गया। कब? 1971 में। और ये भी सवाल पूछा गया है, तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आज के ही सत्र में पूछे गए थे। उसके बाद 36वां संविधान संशोधन 1975, मोस्ट इंपॉर्टेंट, सिक्किम बना था भारत का 22वां राज्य। भारत का 22वां राज्य कौन बना? तो सिक्किम बना। और ये जो है कौन सा? तो 36वां संविधान संशोधन 1975 के द्वारा सिक्किम को बनाया गया भारत का 22वां राज्य। 42वां संविधान संशोधन जो है वो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसमें बहुत सारी चीजें होती हैं, तो इसको जरूर याद रखेंगे। इसको मिनी कॉन्स्टिट्यूशन भी कहा जाता है, लघु संविधान कहा जाता है। इसमें देखिए क्या क्या चीजें हुई, मैंने बहुत शॉर्ट में लिखा है लेकिन आपको मैं समझाता हूँ। सबसे पहले तो जो उद्देशिका है, मतलब कि जो प्रेम्बल है भारत का, प्रस्तावना है, उसमें 3 चीजें जोड़ी गई, पंथ निरपेक्ष, समाजवादी और अखंडता। ये 3 चीजें जोड़ी गई भारत के संविधान प्रस्तावना में। कब? 1976 में 42वां संविधान संशोधन द्वारा। उसके बाद मौलिक कर्तव्य जो जोड़ा गया, जिसको अनुच्छेद 51A में रखा गया था, जिसमें कितने? तो 10 मौलिक कर्तव्य जोड़े गए थे। किसके? सरदार स्वर्ण सिंह समिति के द्वारा। सरदार स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश पर 10 मौलिक कर्तव्य 1976 में 42वां संविधान संशोधन द्वारा भारत के संविधान में जोड़ा गया और इसको भाग 4 के ए में रखा गया, अनुच्छेद 51A पे रखा गया। उसके बाद देखिए ये शिक्षा, वन, वन्य जीव, माप तौल और न्याय प्रशासन, ये जो है 5 जो विषय हैं, ये 5 जो विषय हैं, इनको कहाँ लाया गया? तो इनको समवर्ती सूची में शामिल किया गया। कहाँ पे? समवर्ती सूची में शामिल किया गया। ये पहले जो थे ये राज्य सूची के विषय थे, परंतु 1976 में इसको क्या बना दिया गया? समवर्ती सूची का विषय बना दिया गया। फिर राष्ट्रपति मंत्रिपरिषद की सलाह के लिए जो है वो बाध्य था, मतलब राष्ट्रपति जो कार्य करेगा वो मंत्रिपरिषद जो सलाह देगी उसको मानेगा, मतलब वो मानने के लिए बाध्य है और उसी के अकॉर्डिंग वो काम करेगा। उसके बाद लोकसभा में जो और विधानसभा जो कार्यकाल थे वो 6 वर्ष कर दिया गया, मतलब पहले 5 वर्ष कार्यकाल था और 42वां संविधान संशोधन 1976 के द्वारा लोकसभा और विधानसभा का कार्यकाल कितना कर दिया गया? 6 वर्ष कर दिया गया। अब आपके मन में सवाल उठ रहा होगा, भाई अभी तो 5 वर्ष है ना, लोकसभा और विधानसभा का कार्यकाल अभी 5 वर्ष है, तो फिर हम आगे देखेंगे इसको समझने के लिए। ठीक है, देखिए
फिर होता है एक 44वां संविधान संशोधन, और इसमें फिर क्या कर दिया जाता है, लोकसभा और विधानसभा का जो कार्यकाल है फिर से कर दिया जाता है 5 वर्ष। तो ये चीजें ध्यान रखना है, इंपॉर्टेंट बन जाता है ये। और ये 1978 की बात हो रही है, ठीक है, 44वां संविधान संशोधन। इसमें जो है राष्ट्रीय आपात 3 तरह के आपात होते हैं ना, राष्ट्रीय आपात, राष्ट्रपति शासन और वित्तीय आपात। तो राष्ट्रीय आपात जो है वो क्यों लगाया जाता था, आंतरिक अशांति के कारण। तो उसमें एक शब्द था आंतरिक अशांति। अब ये आंतरिक अशांति शब्द जो है उसको हटा दिया गया और उसके स्थान पर लाया गया सशस्त्र विद्रोह। कौन सा शब्द लाया गया, सशस्त्र विद्रोह लाया गया। मतलब कहाँ पे, राष्ट्रीय आपातकाल में जो पहले आंतरिक शब्द जोड़ा हुआ था उसको हटाया गया और सशस्त्र विद्रोह जोड़ा गया। कब, 1978 में 44वां संविधान संशोधन द्वारा। संपत्ति का अधिकार क्या, इसको हटा दिया गया मौलिक अधिकार से, मतलब ये फंडामेंटल राइट नहीं रहा और इसको कहाँ जोड़ दिया गया, ये कानूनी अधिकार बन गया और 300 के ए में इसको रख दिया गया, कानूनी अधिकार। 52वां संविधान संशोधन 1985 में होता है और दल बदल विरोधी अधिनियम इसमें बनाए जाते हैं और संविधान में 10वीं अनुसूची जोड़ा जाता है। 9वीं अनुसूची पहले ही हमने पढ़ा, अब ये 10वीं अनुसूची कब जोड़ी जाती है, तो 1985 में। 56वां संविधान संशोधन 1987 के द्वारा गोवा को राज्य का दर्जा दिया गया। हमने पीछे पढ़ा था कि गोवा जो है, गोवा को जब शामिल किया गया था तो उस समय वो राज्य नहीं था, लेकिन यहाँ पे उसको राज्य का दर्जा दिया गया। कब, 1987 में, ध्यान रखना। 61वां संविधान संशोधन 1989 में क्या हुआ, तो लोकसभा और विधानसभा मताधिकार की जो उम्र है वो 21 वर्ष से 18 वर्ष कर दिए गए। कितना, पहले जो मत देने का, वोट देने का जो उम्र सीमा था वो था कितना, 21 वर्ष, लेकिन उसको कर दिया गया 18 वर्ष। कब, 61वां संविधान संशोधन 1989 में। 69वां संविधान संशोधन 1992 में किया जाता है और इसमें जो दिल्ली है इसको राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र घोषित किया जाता है। क्या घोषित किया जाता है, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली को घोषित किया गया। 71वां संविधान संशोधन 1992 में होता है और इसमें नेपाली, मणिपुरी और कोंकणी भाषा जोड़ी जाती है। हमने पहले ही पढ़ लिया, ये एक बार फिर से रिवीजन हो गया आपका। 73वां संविधान संशोधन भी 1992 में होता है, इसमें पंचायती राज जोड़ा जाता है 11वीं अनुसूची में और इसमें टोटल 29 सब्जेक्ट रखे गए थे। कितने, 29 सब्जेक्ट, 29 विषय। 11वीं अनुसूची जोड़ी जाती है, कौन सी, 11वीं। हमने 9वीं अनुसूची पढ़ ली, 10वीं पढ़ ली, 11वीं पढ़ ली। उसके बाद अब देखिए 74वां संविधान संशोधन भी 1992 में होता है और इसमें नगरीय स्थानीय शासन को जोड़ा जाता है और इसके द्वारा 12वीं अनुसूची जोड़ा जाता है, जो कि वर्तमान में जो है वो अनुसूचियों की संख्या कितनी है, तो 12 है। ठीक है, आगे आते हैं। ये देखेंगे 86वां संविधान संशोधन 2002, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, प्राथमिक शिक्षा से संबंधित है ये। और जो 21A है, 21A ये जो है मौलिक अधिकार है। क्या है, मौलिक अधिकार, फंडामेंटल राइट, शिक्षा का अधिकार। 6 से 14 वर्ष के बच्चों को प्राथमिक शिक्षा प्राप्त करना क्या है, उनका मौलिक अधिकार है। तो ये जोड़ा गया अनुच्छेद 21A में। उसके बाद अनुच्छेद 45 भी जोड़ा गया, ये भी शिक्षा से संबंधित है और ये क्या है, DPSP यानी कि राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत में जोड़े गए अनुच्छेद 45, इसमें बदलाव किया गया और बोला गया कि 6 से 14 वर्ष के बच्चों को क्या कराएगा, तो राज्य जो है वो प्राथमिक शिक्षा उपलब्ध करवाएगा। उसके बाद 11वां मौलिक कर्तव्य भी जोड़ा गया। हमने पीछे पढ़ा था कि 1976 में 42वां संविधान संशोधन में क्या हुआ था कि सरदार स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश पर 10 मौलिक कर्तव्य जोड़े गए थे। 11वां मौलिक कर्तव्य कब जोड़ा गया, तो ये जोड़ा गया 2002 में 86वां संविधान संशोधन द्वारा, जिसमें क्या है कि 6 से 14 वर्ष के बच्चों को उनके माता पिता का ये कर्तव्य है कि उनको प्राथमिक शिक्षा यानी कि मूलभूत शिक्षा प्रोवाइड करवाएं। ये देखिए 91वां संविधान संशोधन 2003 मोस्ट इंपॉर्टेंट है, मतलब मंत्रिपरिषद का आकार इसमें 15% निर्धारित कर दिया गया। मतलब कि देखो ये क्या है, मान के चलो कि लोकसभा में कोई जो पार्टी है वो 500 सीट जीता, कितना सीट जीता, 500 सीट, तो ये क्या होगा कि 500 का ये सबको मंत्री नहीं बना देगा, मतलब कितने को बना सकता है, सिर्फ इसके 75 मंत्री ही हो सकते हैं, मतलब 75 लोगों को ही मंत्री बना सकता है। ये नहीं कि 100-200 को मंत्री बना दे सबको खुश करने के लिए, ऐसा नहीं है। ठीक है जी, आगे चलिए। 92वां संविधान संशोधन 2003 में बोडो, डोगरी, मणिपुरी, तो ये क्या लिख दिया यहाँ पे, मणिपुरी नहीं होगा, मैथिली होगा। क्या होगा, मैथिली, ये इसको सुधार लीजिएगा। ठीक है, मैथिली, बोडो, डोगरी, मैथिली और संथाली को जोड़ा गया। तो ये 4 भाषाएं हमने पहले भी पढ़ लिया, टोटल 22 भाषाएं हो चुकी हैं। ये देखिए 93वां संविधान संशोधन 2006, ओबीसी को शिक्षण संस्थानों में 27% का आरक्षण दिया गया, या तो वो प्राइवेट शिक्षा संस्थान हो या फिर गवर्नमेंट शिक्षा संस्थान हो, हर जगह पे 27% किसको, अत्यंत पिछड़ा वर्ग
अन्य पिछड़ा वर्ग को क्या दिया गया, 27% आरक्षण। ठीक है, मंडल आयोग आप याद रखना, मंडल आयोग की सिफारिश पर ये चीजें की गई थी। उसके बाद देखिए 99वां संविधान संशोधन 2015, ये जो है राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति आयोग का गठन किया गया। मतलब कि सुप्रीम कोर्ट में जो जजों की जो नियुक्ति होती है वो उसको जो है वो क्या करना था, हटाना था। वो जो नियुक्ति का जो व्यवस्था है वो हटाना था उनको, और ये चाहते थे कि नियुक्ति जो है उसका एक कमेटी बने और वो उनका क्या हो कि वो चुन करके आए। ठीक है जी, लेकिन ऐसा नहीं होने दिया कौन, तो सुप्रीम कोर्ट ने, और इसको असंवैधानिक घोषित कर दिया गया। ठीक है जी, 99वां संविधान संशोधन। 100वां संविधान संशोधन मोस्ट इंपॉर्टेंट है 2015। भारत और बांग्लादेश के बीच जो भूमि हस्तांतरण हुआ, जो कि बहुत दिनों से भूमि विवाद चल रहा था, वो क्या हो गया, भूमि हस्तांतरण हो गया। कब, तो 100वां संविधान संशोधन 2015 के द्वारा। 101वां संविधान संशोधन 2016, जीएसटी को पास किया गया। और जीएसटी लागू कब होता है, तो 1 जुलाई 2017 को, और जीएसटी दिवस हम 1 जुलाई को मनाते हैं। ये अब ध्यान रखना, ये एक अप्रत्यक्ष कर है जिसको केलकर समिति की सिफारिश पर लगाया गया। ठीक है जी, आगे आइए। 102वां संविधान संशोधन 2018 में ओबीसी को संवैधानिक दर्जा दिया गया। ठीक है, ओबीसी जो अन्य पिछड़ा वर्ग आयोग है उसको क्या हुआ, संवैधानिक दर्जा दिया गया। 103वां संविधान संशोधन 2019 के द्वारा ईडब्ल्यूएस को 10% आरक्षण दिया गया। मतलब कि जो आर्थिक रूप से पिछड़े जो लोग हैं, ठीक है, उनको 10% आरक्षण यहां से दिया गया 103वां संविधान संशोधन द्वारा। 104वां संविधान संशोधन कब होता है, तो 2020 में, और इसमें जो है लोकसभा और विधानसभा, लोकसभा विधानसभा एससी एसटी आरक्षण जो है वो क्या होगा कि 10 वर्ष के लिए बढ़ा दिया गया। मतलब लोकसभा और विधानसभा में जो एससी और एसटी के लिए जो आरक्षण है उसको कब तक बढ़ा दिया गया, अगले 10 वर्ष तक के लिए बढ़ा दिया गया। और लोकसभा में आंग्ल भारतीय समुदाय का आरक्षण समाप्त कर दिया गया। मतलब लोकसभा में जो 2 व्यक्तियों को जो राष्ट्रपति मनोनीत करता था उसको समाप्त कर दिया गया। उसके बाद 105वां संविधान संशोधन 2021 में किया गया, और सामाजिक तथा शैक्षणिक रूप से पिछड़े वर्ग की पहचान कौन करेगा, राज्य करेगा। मतलब ये जो है पहचान करने का अधिकार किसको सौंप दिया गया, राज्यों को सौंप दिया गया। उसके बाद देखिए 106वां संविधान संशोधन, ये जो है मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आप इसको स्टार लगा के रखना। ठीक है, हर एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है ये। नारी शक्ति वंदन अधिनियम 2023 के नाम से भी इसको हम जानते हैं, नारी शक्ति वंदन अधिनियम 2023। कुल सीटों का 1/3 यानी कि 33%, लगभग 33% जो है वो महिलाओं के लिए आरक्षित है। कब तक, तो अगले 15 वर्षों के लिए। और कहां कहां, तो लोकसभा में, विधानसभा में और दिल्ली विधानसभा में। ठीक है जी, 3 जगह पे, लोकसभा हर राज्यों का विधानसभा और दिल्ली विधानसभा में जो है 33% जो सीटें हैं महिलाओं के लिए आरक्षित है। इसको नारी शक्ति वंदन अधिनियम 2023 के नाम से भी जाना जाता है। आर्टिकल 334 ए जो है वो इसके द्वारा जोड़ा जाता है, ये भी आप ध्यान रखना। ठीक है, तो यहाँ पे जो भी अमेंडमेंट्स हैं वो मैंने यहाँ पे समाप्त कर दिए हैं। इससे ज़्यादा नहीं पूछा जाएगा क्योंकि सारे अमेंडमेंट्स जो हैं इंपॉर्टेंट वाले वो मैंने यहाँ पे कवर कर लिए हैं। ठीक है, अब बढ़ते हैं अगले टॉपिक की ओर। आइए देखिए, अब हम क्या पढ़ रहे हैं, तो अब हम पढ़ रहे हैं अवार्ड। मतलब कि हम पुरस्कार पढ़ रहे हैं जो कि करेंट अफेयर से रिलेटेड है। इसे करेंट अफेयर्स के जो भी अवार्ड्स हैं वो हम यहाँ पे देखेंगे जो इंपॉर्टेंट है। जैसे कि विश्व अंतरिक्ष पुरस्कार चंद्रयान 3 मिशन को दिया गया था। चंद्रयान 3 जो हम चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर जो पहुंचे थे सफलतापूर्वक, ऐसा करने वाले हम पहले कंट्री थे। हालांकि चंद्रमा पर पहुंचने वाले हम चौथे कंट्री थे, लेकिन दक्षिणी ध्रुव पर पहुंचने वाले पहले व्यक्ति थे। ठीक है, तो इसी सफलता के लिए चंद्रयान 3 मिशन को क्या दिया गया, विश्व अंतरिक्ष पुरस्कार दिया गया। मिस यूनिवर्स 2024 ये केजर थेलविक बनी है जो कि डेनमार्क की है। ठीक है जी, और मिस वर्ल्ड 2024, हालांकि अब तो 2025 भी बन चुकी हैं। ठीक है, थाईलैंड की हैं वो अब ध्यान रखना, लेकिन वो इतना करेंट है वो नहीं पूछेगा आपसे, इसलिए मैंने ये वाला इंक्लूड कर दिया है। क्रिस्टीना प्लिस्कोवा 24 में कौन थी, क्रिस्टीना प्लिस्कोवा। और मिस यूनिवर्स इंडिया भी आप याद रखना है, रिया सिन्हा बनी थी मिस यूनिवर्स इंडिया। यहाँ पे देखिए प्रिज्कर अवार्ड, ये जो है प्रिज्कर और पुलित्जर में अंतर होता है। प्रिज्कर जो है वो वास्तुकला के क्षेत्र में दिया जाता है, आर्किटेक्चर के क्षेत्र में दिया जाता है। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, ठीक है जी, आर्किटेक्चर, ये जो है आर्किटेक्चर के क्षेत्र में दिया जाता है। लियू जियाकुन जो कि चीन के हैं उनको दिया गया। पुलित्जर पुरस्कार 2025 वाशिंगटन पोस्ट को मिला। ठीक है, ये पत्रकारिता के क्षेत्र में दिया जाता है पुलित्जर क्षेत्र। जो ट्रंप भाई साहब जो हैं
ट्रम्प भाई साहब पे क्या हुआ था कि जो आक्रमण हुआ था उसको इसने कवर किया था, किसने? वॉशिंगटन पोस्ट ने। इसी के लिए इसको पुलित्जर अवार्ड दिया गया। जीडी बिरला अवार्ड 2024 नीलेश बी मेहता को मिला। ज्ञानपीठ पुरस्कार जो 58वां है वो जगत गुरु रामभद्राचार्य और गुलजार को मिला था, लेकिन अब 59वां भी आ गया है तो इसको भी याद करना है। 59वां किसको दिया गया? विनोद कुमार शुक्ला को। एबेल पुरस्कार जो कि गणित के क्षेत्र में दिया जाता है, मसाकी काशीवारा को दिया गया, ये जापान के हैं, ठीक है। एम एस स्वामीनाथन पुरस्कार जो है बी आर कंबोज को दिया गया है। और याद रखना है एम एस स्वामीनाथन जो है हरित क्रांति के जनक माने जाते हैं, भारतीय हरित क्रांति के जनक, ठीक है। और इनको जो है भारत रत्न से भी सम्मानित किया जा चुका है। यहाँ पे एम एस स्वामीनाथन पुरस्कार किसको मिला? बी आर कंबोज को। लेकिन एक चीज और ध्यान रखना कि एम एस स्वामीनाथन पर्यावरण संरक्षण अवार्ड जो है अनंत दर्शन शंकर को दिया गया था। रामानुजन पुरस्कार 2024 एलेक्जेंडर डन जो कि अमेरिका के हैं उनको दिया गया रामानुजन पुरस्कार 2024। ये आइए 34वां व्यास सम्मान किसको दिया गया? तो ये सूर्यबाला को दिया गया। कौन देश को वासी वेणु की डायरी के लिए, ठीक है जी। 33वां व्यास सम्मान किसको दिया गया था? प्रभा वर्मन को मिला था रुद्र सात्विकम के लिए। देखिए मैंने दोनों इसलिए लिख दिए हैं क्योंकि एग्जाम ऐसे फेज में है ना कि 2025 भी आ चुका है, 2024 वाला भी प्रश्न पूछ रहा है, ठीक है। तो ये दोनों चीजें देखना जरूरी है। साहित्य अकादमी पुरस्कार हिंदी वाला जो है गगनगिर को मिला, किसके लिए? तो जब तक मैं आई बाहर के लिए। साहित्य अकादमी पुरस्कार अंग्रेजी वाला किसको दिया गया? इंग्लिश वाला। तो स्टेरिन कीरे को स्पिरिट नाइट्स के लिए किसको मिला? स्टेरिन कीरे को स्पिरिट नाइट के लिए। पृथ्वी चैंपियन पुरस्कार, ठीक है, ये मिला है माधव गाडगिल को और ये प्रश्न भी बना था, ठीक है जी। महाराष्ट्र भूषण पुरस्कार अवराम बी सुतार को दिया गया। संगीत कलानिधि पुरस्कार आर के श्रीराम कुमार जो कि वायलिन वादक हैं उनको दिया गया था, ठीक है जी। नृत्य कलानिधि पुरस्कार उर्मिला सत्यनारायण को मिला जो कि भरतनाट्यम नृत्य से संबंधित है। भरतनाट्यम जो है इसको हम सादीर भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? सादीर। और ये कहाँ का? तो तमिलनाडु का एक क्या है? शास्त्रीय नृत्य है और ये सबसे पुराना भी है। सबसे पहले भरतनाट्यम को ही जोड़ा गया था शास्त्रीय नृत्य में। आगे आइए, अब हम देखते हैं मिलिट्री एक्सरसाइज, ठीक है जी। मिलिट्री एक्सरसाइज ये आप ध्यान रखना। देखिए सबसे पहले हम देखें तो फ्रांस के साथ हम क्या क्या करते हैं, तो वरुण, गरुड़ और शक्ति। वरुण, गरुड़ और शक्ति कौन सेना करता है ये आप ना याद रखें तो भी चलेगा, ये बस याद रखना कि वरुण, गरुड़ और शक्ति हम किसके साथ करते हैं? तो फ्रांस के साथ। इंडोनेशिया के साथ कौन सा करते हैं? तो समुद्र शक्ति और गरुड़ शक्ति। यहाँ पे देखो कंफ्यूजन नहीं रखना, यहाँ गरुड़ शक्ति है और यहाँ पे सिर्फ गरुड़ है, ठीक है जी। तो अगर शक्ति लगा हुआ है गरुड़ शक्ति तो ये इंडोनेशिया के साथ करते हैं हम। श्रीलंका के साथ हम क्या करते हैं? तो मित्र शक्ति। यहाँ भी देखो शक्ति लगा हुआ है, ठीक है। ये मित्र शक्ति जो है हम श्रीलंका के साथ करते हैं। अमेरिका के साथ कौन कौन सा युद्धाभ्यास करते हैं? तो एक तो युद्धाभ्यास है, इसका नाम ही है युद्धाभ्यास, ठीक है। उसके बाद वज्र प्रहार, पोप इंडिया और डेजर्ट साइक्लोन, इससे प्रश्न बने हुए थे आज, ठीक है। इससे आज प्रश्न बने हुए। डेजर्ट साइक्लोन किसके साथ किया जाता है? उसके बाद जापान के साथ हम करते हैं जिमेक्स और धर्मा गार्जियन। जिमेक्स और धर्मा गार्जियन किसके साथ होता है? जापान के साथ। चीन के साथ हम करते हैं हैंड इन हैंड, हैंड इन हैंड। अब देखिए करंट अफेयर्स में जो भी हो चुके हैं सैन्य अभ्यास उसको देखते हैं। ये करंट अफेयर्स का जैसे खंजर इंडिया और किर्गिस्तान के बीच होता है और ये कहाँ पे हुआ इस बार? तो बिश्केक में हुआ जो कि किर्गिस्तान में, ठीक है। डस्टलिक, डस्टलिक जो है उज्बेकिस्तान के साथ हम करते हैं, इस बार पुणे में इसका आयोजन हुआ। सिम्बैक्स, ये सी वाला सिम्बैक्स है, ठीक है। सी वाला जो है इंडिया और कंबोडिया के बीच होता है, ये पुणे में इस बार इसका आयोजन हुआ। अग्निवार्यक इंडिया और सिंगापुर के बीच आयोजित होता है। देवलाली महाराष्ट्र में इस बार इसका आयोजन हुआ है। वज्र प्रहार जो है इंडिया और यूएसए के बीच होता है, इस बार इसका आयोजन यूएसए में हुआ। इक्वेरिन जो है मालदीव के साथ हम करते हैं और मालदीव में ही इसका आयोजन इस बार किया गया था। पूर्वी प्रहार जो है तीनों सेनाएं मिलकर करते हैं जैसे कि थल सेना, नौसेना और वायुसेना, ये अरुणाचल प्रदेश में इस बार किया गया था। पूर्वी लहर जो है भारतीय सेना द्वारा किया जाता है, मतलब थल सेना द्वारा, और ये भारत के पूर्वी समुद्री तट पर इसका आयोजन इस बार किया गया था। संयुक्त विमोचन जो है भारतीय सेना द्वारा किया जाता है और अहमदाबाद में इस बार इसका आयोजन हुआ है, ध्यान रखेंगे। रिप्रिक्स जो है इंडियन कोस्ट गार्ड के द्वारा किया जाता है, कोची केरला में इस बार इसका आयोजन हुआ था। सिम्बैक्स, ये देखो ये जो सिम्बैक्स है ये एस वाला है, ठीक है। तो इंडिया और सिंगापुर के साथ ये आयोजन होता है। विशाखापट्टनम में इस बार इसका आयोजन किया गया था, ध्यान रखेंगे। सिम्बैक्स और सिम्बैक्स ये दोनों फंसना नहीं है। ऑस्ट्रा हिंद जो है ऑस्ट्रेलिया और इंडिया के बीच होता है, इस बार इसका आयोजन कहाँ हुआ? तो पुणे में। तरंग शक्ति ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये मल्टीनेशनल एक्सरसाइज है, मतलब इसमें बहुत सारे देश भाग लेते हैं, बहुपक्षीय अभ्यास इसको बोलते हैं। इस बार इसका आयोजन कहाँ हुआ? तो भारत में हुआ है, मोस्ट इंपॉर्टेंट।
होपेक्स जो है इंडिया और इजिप्ट यानी मिस्र के बीच होता है, और साइक्लोन भी इंडिया और मिस्र के बीच होता है, लेकिन होपेक्स जो है उसको मिस्र में आयोजित किया गया, और ये जो साइक्लोन है इसको राजस्थान में आयोजित किया गया। एक है साइक्लोन और एक है डेजर्ट साइक्लोन। साइक्लोन जो है मिस्र के साथ हम आयोजित करते हैं, और डेजर्ट साइक्लोन किसके साथ, तो वो अमेरिका के साथ। ठीक है, आगे आइए। ये देखिए यहाँ पे कुछ तट हैं, जैसे यहाँ पे यही पूछा गया है। ठीक है, इससे प्रश्न आए हैं, हालांकि मैंने पहले भी इसको करवा रखा है, जिन्होंने नहीं किया वो प्लीज आप देख लीजिए एक बार। जैसे कि देखिए सब तट हैं, यहाँ से यहाँ तक जो है वो भारत का क्या है, तटीय एरिया है ना। हालांकि आज तो एक प्रश्न ऐसा भी बन गया कि निम्न में से कौन सा राज्य जो है वो एक तटीय राज्य नहीं है। निम्न में से कौन सा राज्य एक तटीय राज्य नहीं है, मतलब यहाँ से देखो गुजरात, उसके बाद महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक, तमिलनाडु, है ना, नहीं सॉरी पहले तो केरल ना, केरल, तमिलनाडु, और उसके बाद क्या हो जाएगा आंध्र प्रदेश, और उसके बाद उड़ीसा, और उसके बाद पश्चिम बंगाल। ये राज्य छोड़ के अगर कोई और राज्य है तो वो तटीय राज्य नहीं है। ठीक है जी, आगे आइए। तो यहाँ पे अगर देखें तो ये जो है कच्छ, गुजरात में क्या है कच्छ, और यहाँ पे ये जो है दमन है, तो ये जो भाग है इसको हम क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं हम काठियावाड़ तट। क्या बोलते हैं, काठियावाड़ तट। अब हम यहाँ अगर चलें तो दमन और यहाँ पे है गोवा, तो दमन से गोवा के बीच जो एरिया है इसको हम बोलते हैं कोंकण तट। क्या बोलते हैं, कोंकण, कोंकण तट। ठीक है, ये देखिए यहाँ पे हम अगर देखें तो गोवा यहाँ पे था, और गोवा से लेकर के यहाँ मंगलोर तक, तो गोवा से मंगलोर के बीच जो एरिया है ये वाला, इसको हम बोलते हैं केनरा तट। ये गलत लिखा हुआ है सारा, केनरा तट। ठीक है, केनरा तट। उसी तरह से यहाँ देखें तो ये जो है मंगलोर यहाँ पे हमने देखा, तो मंगलोर से लेकर के कन्याकुमारी तक, मंगलोर से कन्याकुमारी, इसको हम बोलते हैं मालाबार तट। ठीक है जी, क्या बोलते हैं, मालाबार। अब यहाँ पे फिर आते हैं, तो यहाँ पे हमने देखा कन्याकुमारी। अब कन्याकुमारी से लेकर के यहाँ पे आंध्र प्रदेश में एक है पुलिकट झील। क्या है, पुलिकट झील। तो ये जो एरिया है इसको हम क्या बोलते हैं, कोरोमंडल तट। इसको बोलते हैं मालाबार तट, और इसको बोलते हैं कोरोमंडल तट। ध्यान रखना, कोरोमंडल तमिलनाडु वाला भाग। उसके बाद ये जो पुलिकट झील है, यहाँ से लेकर के महानदी के जो डेल्टा है, महानदी के जो डेल्टा क्षेत्र है, ये जो व्हाइट वाला देख रहे हैं आप, यहाँ से ये वाला भाग, इसको हम क्या बोलते हैं, तो उत्तरी तट बोलते हैं, उत्तरी तट। ठीक है, उत्तरी सरकार भी इसको बोलते हैं। और उसी प्रकार यहाँ देखें तो महानदी डेल्टा क्षेत्र से लेकर के गंगा के मैदानी भाग तक को हम क्या बोलते हैं, ये गलत लिखा हुआ है भाई, इसको बोलते हैं उत्कल तट। क्या बोलते हैं, उत्कल, उत्कल तट, क्योंकि ये उड़ीसा वाला भाग है ना, तो उड़ीसा को हम ऐसे भी उत्कल कहा के नाम उसको संबोधित करते हैं, तो उसका उत्कल तट उसको बोलते हैं। ठीक है, ये तट आप जरूर ध्यान में रखेंगे। अब आइए हम कुछ अपॉइंटमेंट देखते हैं जो कि इंपॉर्टेंट है। अपॉइंटमेंट, भाई मुझे इंग्लिश थोड़ा कमजोर है, देख लेना। अपॉइंटमेंट, ठीक है, नई नियुक्तियां, जैसे कि बी आर गवाई, मोस्ट इंपॉर्टेंट। ठीक है, इसे प्रश्न बने तो बी आर गवाई जो है वो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया हैं, और ये कौन से नंबर के हैं, तो 52वें हैं। इनके पहले कौन थे, तो संजीव खन्ना जी थे 51वें नंबर के। तुहिन कांत पांडे सेबी के 11वें अध्यक्ष हैं, और सेबी के जो पहली महिला थी वो कौन थी, माधवी पुरी बुच्च, माधवी पुरी बुच्च। ठीक है जी, ये जो है सेबी के प्रथम कौन थे, अध्यक्ष थे। सेबी के प्रथम महिला अध्यक्ष कौन थे, माधवीपुरी बुच्च, और सेबी के वर्तमान कौन है, तो तुहिन कांत पांडे। सतीश कुमार जो है वो रेलवे बोर्ड के सीईओ हैं, रेलवे बोर्ड, ध्यान रखना। इसकी स्थापना रेलवे बोर्ड की कब होती है, तो 1905 में होती है, ध्यान रखेंगे। ज्ञानेश कुमार जो है वो चीफ इलेक्शन कमिश्नर अभी बनाए गए हैं, किनको, ज्ञानेश कुमार को बनाया गया। जय शाह जो है वो आईसीसी के चेयरमैन बनाए गए, और ग्रेग बार्कले जो कि न्यूजीलैंड के हैं उनको इन्होंने रिप्लेस किया था, दोबारा भी ये बन चुके हैं। ये देखिए देवजीत शौकिया, ये देवजीत शौकिया जो है बीसीसीआई के सेक्रेटरी हैं, और रोजर बिन्नी बीसीसीआई के अध्यक्ष हैं। बीसीसीआई के सचिव कौन है, तो देवजीत शौकिया, और बीसीसीआई के अध्यक्ष कौन है, रोजर बिन्नी। संजय मल्होत्रा जो है आरबीआई के गवर्नर बनाए गए हैं, और संजय मूर्ति भारत के नए सीएजी बनाए गए हैं। और ये भी प्रश्न जो है ये पूछा गया था कल के शिफ्ट में, ठीक है, कि संजय मूर्ति कौन है। ये देखिए एसएस दुबे लेखा महानियंत्रक हैं, मतलब कि कंट्रोलर जनरल ऑफ अकाउंट्स हैं ये, ठीक है। और मयंक शर्मा ये रक्षा लेखा महानियंत्रक हैं, मतलब कंट्रोलर जनरल ऑफ डिफेंस अकाउंट है ये, ठीक है, डिफेंस अकाउंट।
और ये कंट्रोलर जनरल ऑफ अकाउंट, और ये है CAG। तीनों अकाउंट वाले मैंने यहाँ पे लिख दिए हैं। रणधीर सिंह कौन है? तो एशियाई ओलंपिक परिषद के पहले भारतीय अध्यक्ष हैं। एशियाई ओलंपिक परिषद के पहले अध्यक्ष कौन है? तो रणधीर सिंह। अगर देखें अजय कुमार, तो ये बनाए गए हैं चेयरमैन ऑफ UPSC। अच्छा, अजय कुमार कौन है? तो चेयरमैन है UPSC के। हालांकि UPSC के इनके पहले अध्यक्ष कौन थे? UPSC के इनके पहले अध्यक्ष कौन थे? जल्दी बताइए। अच्छा, यहाँ पे मैंने शायद यहाँ पे इंक्लूड किया है वो लेडीज का नाम, कौन थे? प्रीति सुदान। कौन थे? प्रीति सुदान। आइए यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन की मैं बात कर रहा हूँ, अनुच्छेद 324 में जिसका उल्लेख मिलता है। ये बताइए, देखिए डॉक्टर वी नारायणन जो है वो इसरो के अध्यक्ष बनाए गए हैं। इसके पहले एस सोमनाथ थे, ठीक है। जब चंद्रयान 3 को लॉन्च किया गया था उस समय एस सोमनाथ थे, ध्यान रखना। पी हरीश जो है संयुक्त राष्ट्र में भारत के अस्थायी प्रतिनिधि बने हैं। राहुल नवीन जो है प्रवर्तन निदेशालय यानी कि इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट के नए निदेशक बनाए गए हैं। और अभिनव बिंद्रा जो है अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति के एथलीट आयोग के दूसरे उपाध्यक्ष बने थे और ओलंपिक ऑर्डर से भी इनको सम्मानित किया गया था, ध्यान रखना। टीवी सोमनाथन जो है कैबिनेट सचिव बनाए गए हैं। अच्छा, अजय कुमार तो हो गया ना, UPSC के अध्यक्ष। अच्छा, यहाँ पे लिखा था मैंने प्रीति सुदन के बारे में 24-25, मतलब ये मई से, शायद 1 मई से इन्होंने अपना पदभार ग्रहण किया है अजय कुमार जी ने, ठीक है। तो अगर 24-25 के अकॉर्डिंग मई से पहले का अगर प्रश्न आता है तो आप प्रीति सुदन ही आंसर लगाना, ठीक है। अजय सेठ जो है नए वित्त सचिव बनाए गए। विवेक जोशी को नए चुनाव आयुक्त। देखो चुनाव आयुक्त, इससे पहले जो मैंने एक पढ़ा कि मुख्य चुनाव आयुक्त वो थे ज्ञानेश कुमार, ये मैं पढ़ रहा हूँ ये है चुनाव आयुक्त, मुख्य नहीं है, ठीक है। ये देखिए KC वेणुगोपाल जो है लोक लेखा समिति के अध्यक्ष बनाए गए हैं। और लोक लेखा समिति में टोटल 22 सदस्य होते हैं, कितने? 15 लोकसभा के और 7 जो है वो राज्यसभा के। दिनेश माहेश्वरी ये 23वें विधि आयोग के अध्यक्ष बनाए गए हैं और प्रथम विधि आयोग 1955 में बना था। और MC सीतलवाड़ जो है प्रथम विधि आयोग के अध्यक्ष थे, ठीक है, ध्यान रखना। संजय जायसवाल को क्या बनाया गया है? प्राक्कलन समिति के अध्यक्ष बनाए गए हैं। और प्राक्कलन समिति में 30 सदस्य होते हैं, किसके? लोकसभा के, इसमें राज्यसभा के सदस्य नहीं होते। मनोज मित्तल जो है सिडबी के CMD बनाए गए हैं, सिडबी, ठीक है जी। आगे आते हैं, ये तो हो गया ना। एक सेकंड दोस्तों, एक सेकंड रुकना। हाँ, ये कर लिया मैंने, ये वाला देखना। अब हम लोग इंडेक्स देखेंगे। क्या देखेंगे? इंडेक्स। इससे भी प्रश्न बने हैं तो इसको करते हैं। हेनले पासपोर्ट इंडेक्स में भारत को 85वां स्थान प्राप्त हुआ, टॉप पे रहा सिंगापुर। साइबर क्राइम इंडेक्स में 10वां स्थान प्राप्त हुआ, टॉप पे रहा है रशिया। मतलब मोबाइल से धोखाधड़ी वाला जो काम है वो भारत में ज़्यादा देखने को मिलता है, ठीक है, सावधान रहिएगा। और हेनले पासपोर्ट इंडेक्स से ये पता चलता है कि किस देश का पासपोर्ट कितना शक्तिशाली है, उस पासपोर्ट से आप कितने देशों में घूम सकते हो। उसके बाद सस्टेनेबल डेवलपमेंट रिपोर्ट 2024 में भारत को 109वां स्थान प्राप्त हुआ, टॉप पे रहा है कौन? तो फिनलैंड। और करप्शन परसेप्शन इंडेक्स 2023 में 96वां स्थान भारत को प्राप्त हुआ, टॉप पे रहा है डेनमार्क, ठीक है जी। पर्यावरण प्रदर्शन सूचकांक 2024 में भारत को 176वां स्थान प्राप्त हुआ, भाई सोच के देखो। और टॉप पे कौन रहा है? तो इस्टोनिया, टॉप पे कौन रहा है? इस्टोनिया, ठीक है। वर्ल्ड हैप्पीनेस इंडेक्स, खुशहाली इंडेक्स में 118वां स्थान भारत को प्राप्त हुआ, टॉप पे कौन रहा है? तो फिनलैंड। ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स में भारत को 4था स्थान, टॉप पे US। लेकिन अगर ग्लोबल यूनिकॉर्न इंडेक्स देखा जाए और या फिर एशिया पावर इंडेक्स देखा जाए तो एशिया पावर इंडेक्स में और ग्लोबल यूनिकॉर्न इंडेक्स में भारत जो है वो 3रे स्थान पर है, टॉप पे है US। बौद्धिक संपदा सूचकांक जो है, विश्व बौद्धिक संपदा सूचकांक यानी कि वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी इंडेक्स में भारत को 42वां स्थान प्राप्त हुआ है, टॉप पे रहा है US। ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स 2025 में भारत को 130वां स्थान प्राप्त हुआ है, टॉप पे रहा है आइसलैंड, ठीक है जी। ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स 2024, ये देखो यहाँ से सवाल पूछे थे, 129वां है भारत का स्थान और आइसलैंड जो है वो टॉप पे है। वैश्विक लैंगिक असमानता सूचकांक, ये भी प्रश्न पूछा गया, इसमें भारत को 102वां स्थान प्राप्त हुआ है, ठीक है। आगे आइए, ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स। इनोवेशन क्या होता है? मतलब नई नई सोच विकसित करना, इसमें कौन सा देश आगे है? तो भारत को जो है वो 39वीं स्थान प्राप्त हुई है। वर्ल्ड इन्वेस्टमेंट रिपोर्ट 2024 जो कि अंगटाड द्वारा ये जारी किया गया है, ठीक है, अलग अलग संस्थाएं जारी करती हैं, तो अंगटाड वाला अगर बात किया जाए तो इसमें 15वां स्थान भारत को प्राप्त हुआ, टॉप पे रहा है US। ट्रेवल एंड टूरिज्म डेवलपमेंट इंडेक्स 2024 में भारत को 39वां स्थान प्राप्त हुआ और इसको वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम जारी किया है।
वर्ल्ड एनर्जी ट्रांजिशन इंडेक्स में भारत को 63वां स्थान प्राप्त हुआ, टॉप पे रहा है स्वीडन, और इसको भी वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम ने जारी किया है। ग्लोबल हंगर इंडेक्स में भारत को 105वां स्थान प्राप्त हुआ है, मतलब भूख वाला, ठीक है। विश्व प्रेस स्वतंत्रता इंडेक्स 2025 में भारत को 151वां स्थान प्राप्त हुआ है। हालांकि अगर 2024 का अगर पूछा जाए तो याद रख लेना 159वां था 2024 में, ठीक है। ये 2025 वाला लिखा हुआ है 151वां, टॉप पे रहा है नॉर्वे। हालांकि उस समय भी टॉप पे नॉर्वे ही था, ठीक है। आगे आइए, वैश्विक शांति सूचकांक 2024 में 116वां स्थान प्राप्त हुआ भारत को, और आइसलैंड जो है वो टॉप पे रहा है, ठीक है, पीस इंडेक्स में। अब देखिए भारत के आगामी लक्ष्य, तो यहाँ से जो भी लक्ष्य है वो मैंने 2030 वाले लिखे हैं, पहले भी मैंने आपको ये बता रखा है, लेकिन अगर आप ने नहीं देखा तो प्लीज एक बार देख लेना। यहाँ से प्रश्न बने हुए थे आज के शिफ्ट में कि 500 गीगावाट अक्षय ऊर्जा प्राप्त करने का लक्ष्य जो है वो 2030 तक है। तो मैं ये कैसे मानूं भाई, हालांकि मैंने ये सारी चीजें आपको करवा रखी हैं और फिर भी यहाँ से प्रश्न बने, तो मैं तो कहूंगा ना कि मेरे पढ़ाए हुए जो भी हैं वो प्रश्न बने। हालांकि मेहनत आपके हैं, ठीक है, आप अगर मेहनत करोगे तो फिर उसमें क्या मतलब, वो तो फिर मेरा क्रेडिट नहीं है ना, ठीक है ना। और आप अगर मेहनत भी करते हैं तो उसमें भी आप ही का क्रेडिट है। हाँ, मेरा तो काम है बस आप लोगों के सामने सभी चीज़ों को रखना, ठीक है, बाकी तो मेहनत करना आपका काम है। समझ रहे हो बात, मतलब मेरा इसमें कोई क्रेडिट नहीं है, मैं कोई क्रेडिट लेना भी नहीं चाहता, सारी क्रेडिट आपके हैं। अगर एग्जाम अच्छा जाता है तो उसमें भी आपका क्रेडिट है, क्योंकि आपने मेहनत किया है, आपने उसको याद किया है, आपने अपना उसमें समय बर्बाद किया है, ठीक है, अपना एनर्जी जो है बर्बाद किया है, तो वो आपकी मेहनत है, ठीक है, मेरा नहीं है भाई। 280 गीगावाट सौर ऊर्जा प्राप्त करने का लक्ष्य रखा गया है, कब तक, 2030 तक, ठीक है। कुल कार्बन उत्सर्जन में 1 अरब टन की कमी कब तक लाना है, 2030 तक। अच्छा, ये जो है नवीकरणीय ऊर्जा 2023 तक, ये भी एक सवाल पूछा गया था कि कितना था, तो ये जो है 100 गीगावाट था। कितना था, 100 गीगावाट 2023 तक। कुल वाहन में 30% इलेक्ट्रिक वाहन करने का लक्ष्य रखा गया है 2030 तक, और भारत से पूर्ण रूप से मलेरिया को खत्म करना है 2030 तक। HIV जो एड्स हैं उसको खत्म करना है 2030 तक, और भारतीय रेलवे को नेट जीरो कार्बन इमिशन ग्रीन रेलवे बनाने का लक्ष्य रखा गया है, कब तक, 2030 तक। अच्छा, ये भी ध्यान रखना कि विश्व का सबसे ऊंचा जो रेल ब्रिज बनाया गया है उसका आज ही उद्घाटन किया है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने, जिसका नाम है चेनाब ब्रिज, जो कि चेनाब नदी पे बना हुआ है, और वो इतना ज़्यादा ऊंचा है कि सोच के देखो, वो एफिल टावर से भी ऊंचा है, ठीक है जी, तो सबसे ऊंचा वही है। मानव को चांद पर भेजने का लक्ष्य कब तक रखा गया है, तो 2040, और भारत का अपना अंतरिक्ष स्टेशन बनाना है कहाँ, अंतरिक्ष में, कब तक, 2035 तक। तो ये सारी चीज़ें आपको ध्यान रखनी है। आगे चलते हैं अब हम, ये देखिए इकोनॉमिक्स के मैं क्षेत्र देखूंगा कि अर्थव्यवस्था के कौन कौन से क्षेत्र होते हैं। तो अर्थव्यवस्था के जो क्षेत्र हैं वो मेन रूप से 3 है, वैसे तो चौथा भी होता है, 5वां भी होता है, जैसे कि जो टीचर वगैरह होते हैं जो वो क्या होते हैं, चौथे में आ जाते हैं। प्राथमिक क्षेत्र देखिए, जो प्राकृतिक संसाधनों का उपयोग करते हैं, और इसको हम कृषि क्षेत्र भी बोलते हैं। GDP में इसका योगदान कितना है, तो 17%। इसमें भारत के 51% जो लोग हैं वो लगे हुए हैं, और सबसे ज़्यादा रोजगार इसी से प्राप्त होता है। कृषि, वन, मछली पालन और मुर्गी पालन जो है वो प्राथमिक क्षेत्र के उदाहरण हैं, ठीक है जी, ध्यान रखेंगे। द्वितीय क्षेत्र, इसको विनिर्माण क्षेत्र या फिर औद्योगिक क्षेत्र भी कहा जाता है। GDP में इसका योगदान 25 से 30% का होता है, और भारत का लगभग श्रम बल जो है वो 22% श्रम बल किसमें लगा हुआ है, तो द्वितीय क्षेत्र में। और प्राथमिक क्षेत्र से उत्पादित वस्तु, जैसे कि मान के चलो कि यहाँ पे कोई आटा जो है, या ये तो प्राथमिक क्षेत्र में क्या हुआ, गेहूं, हमने गेहूं से क्या बना दिया, गेहूं से बना दिया आटा, ठीक है। तो ये जो आटा हुआ ये उद्योग के क्षेत्र में चला गया। फिर आटे से हम बेकरी भी बना सकते हैं, बहुत सारी चीजें बना सकते हैं, तो वो द्वितीय क्षेत्र में आएगा। सड़क निर्माण, जल आपूर्ति, बिजली आपूर्ति, पुल निर्माण इत्यादि जो है वो द्वितीय क्षेत्र के उदाहरण है। उसी तरह से तृतीय क्षेत्र देखूं तो इसको हम सेवा क्षेत्र भी बोलते हैं, और GDP में जो सर्वाधिक जो योगदान है वो किसका है, तो तृतीय क्षेत्र का होता है, 54 से 58% के बीच। श्रम बल इसमें 27% लगी हुई है, और प्राथमिक व द्वितीय क्षेत्र को ये सेवा प्रदान करता है। क्या करता है, सेवा। जैसे प्राथमिक क्षेत्र को अगर खाद्य लेने जाना है तो वो तो भाई उसको परिवहन की जरूरत पड़ेगी, है ना, दूर से लाना पड़ता है, तो परिवहन कौन देता है, तृतीय क्षेत्र। अगर ये द्वितीय क्षेत्र जो है इसको बैंकिंग की सुविधा चाहिए तो वो किसका क्षेत्र है, तृतीय क्षेत्र का। मतलब कि ये प्राथमिक और द्वितीय क्षेत्र को ये क्या करता है, सेवा प्रदान करता है। परिवहन, बैंकिंग, बीमा, शिक्षा, पर्यटन, मनोरंजन, होटल, व्यापार और वाणिज्य जो है वो तृतीय क्षेत्र का उदाहरण है। तो इतना चीजें आपको ध्यान में रखनी है। आगे चलिए, पंचवर्षीय योजना यानी कि 5 ईयर प्लान अब हम लोग पढ़ रहे हैं, ठीक है, 5 ईयर प्लान,
ठीक है जी। ये देखिए मैं इसको भी जल्दी जल्दी खत्म करूंगा, ठीक है। मैं पहले देख लूँ, हाँ चलिए 1 घंटे होने वाले हैं। पहली जो है वो 1951 से 56 के बीच चली, जिसको हम हेरोल्ड डोमर मॉडल भी बोलते हैं। हेरोल्ड डोमर मॉडल पर ये आधारित था और ये कृषि पर आधारित था, मतलब कृषि को इसमें प्राथमिकता दी गई थी। दूसरी पंचवर्षीय योजना 56 से 61 के बीच चली। पीसी महालनोबिस मॉडल या फिर पीसी महालनोबिस नेहरू मॉडल भी इसको बोला जाता है। औद्योगिक विकास पर यह आधारित थी और इसी में ये जो 3 आपको दिख रहे हैं, रौर किला जर्मनी के सहयोग से बनाया गया, भिलाई सोवियत रूस के सहयोग से बनाया गया, दुर्गापुर ब्रिटेन के सहयोग से बनाया गया। ये लौह इस्पात षड्यंत्र कारखाने जो हैं वो दूसरी पंचवर्षीय योजना में बनाए गए थे। तीसरी पंचवर्षीय योजना 61 से 66 के बीच चली। गाडगिल योजना भी इसको कहा जाता है और अर्थव्यवस्था को आत्मनिर्भर बनाना इसका क्या था, इसका लक्ष्य था, अर्थव्यवस्था को आत्मनिर्भर बनाना। उसके बाद योजना अवकाश आ जाता है। 66 से 69 के बीच 3 जो हैं वो वार्षिक योजनाएं चलाई जाती हैं और इसी के बीच हरित क्रांति भारत में शुरुआत होती है, ठीक है जी। चौथी पंचवर्षीय योजना 1969 से 74 के बीच चली और अस्थायित्व के साथ विकास और आर्थिक आत्मनिर्भरता इसका लक्ष्य था। और फिर उसी में 1971 में एक जन संबोधन को संबोधित करते हुए क्या किया था, इंदिरा गांधी ने गरीबी हटाओ का नारा दिया था। ये नारा है, ध्यान रखना, ठीक है, स्लोगन। पांचवी पंचवर्षीय योजना का क्या लक्ष्य था, तो गरीबी उन्मूलन। यहाँ पे गरीबी उन्मूलन है, यहाँ पे नारा है, अब ध्यान रखना। नारा चौथी पंचवर्षीय योजना के दौरान दी गई और पांचवी पंचवर्षीय योजना का नारा लक्ष्य रखा गया था गरीबी उन्मूलन और आत्मनिर्भरता। रोलिंग प्लान उसके बाद आता है 1978 से 80 के बीच, जिसको हम अनवरत योजना भी बोलते हैं और ये गुनार मेडल की देन है। किसकी देन है, गुनार मेडल की देन है रोलिंग प्लान, अनवरत योजना। छठी जो है 1980 से 85 के बीच चली। गरीबी उन्मूलन और रोजगार में वृद्धि इसका लक्ष्य रखा गया। नाबार्ड की स्थापना 1982 में जो होती है वो छठी पंचवर्षीय योजना के दौरान ही की जाती है, ठीक है। सातवीं जो है 1985 से 90 के बीच चलती है। उत्पादकता बढ़ाना और रोजगार के साथ अधिक अवसर जुटाना इसका लक्ष्य था। उसी तरह से आर्थिक सुधार उसके बाद किया जाता है, कब, 1991 में। ये जरूरी था ना। रुपए का इसमें अवमूल्यन किया जाता है। लाइसेंस व्यवस्था समाप्त कर दी जाती है और विदेश व्यापार नीति को उदार बनाया जाता है, ताकि जो विदेशी कंपनियां हैं वो भारत में आके क्या करें, इन्वेस्टमेंट करें, और जिससे क्या हो कि भारत के लोगों को वहां पे क्या मिल पाए, रोजगार मिल पाए। यहाँ पे देखिए आठवीं पंचवर्षीय योजना 1992 से 97 के बीच चली और मानव संसाधनों का विकास करना इसका लक्ष्य था। नरसिम्हा राव सरकार ने क्या किया कि देश में नई आर्थिक नीति को मंजूरी दे दिया। नई आर्थिक नीति को मंजूरी दे दिया, अर्थात देश में उदारीकरण, निजीकरण और वैश्वीकरण की शुरुआत हो गई। यानी कि उदारीकरण, एलपीजी आप बोल दीजिए, एलपीजी मतलब कि लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन और ग्लोबलाइजेशन। ये 3 चीजें जो है वो कब हुई, तो नई आर्थिक नीति के द्वारा। नौवीं पंचवर्षीय योजना 1997 से 2002 के बीच चली। न्यायपूर्ण वितरण और समानता के साथ विकास करना इसका लक्ष्य था। 10वीं पंचवर्षीय योजना 2002 से 2007 के बीच चलती है और देश में गरीबी और बेरोजगारी समाप्त करके प्रति व्यक्ति आय को दोगुना करना इसका लक्ष्य था। 11वीं पंचवर्षीय योजना 2007 से 12 के बीच चली और तीव्रतम एवं समावेशी विकास करना इसका लक्ष्य रखा गया था। 12वीं पंचवर्षीय योजना 2012 से 17 के बीच चली और विकास का लक्ष्य इसमें 10% रखा गया था। हालांकि ये 17 तक चली नहीं और फिर 1 जनवरी 2015 को क्या कर दिया गया कि नीति आयोग की स्थापना कर दी जाती है। तो योजना आयोग तो समाप्त हो गई ना, तो पंचवर्षीय योजना भी बनना समाप्त हो गया, ठीक है जी। आगे आइए, अब देखिए हम पढ़ रहे हैं यूनेस्को। क्या पढ़ रहे हैं दोस्तों, यूनेस्को। इससे भी प्रश्न बने हैं, ठीक है। सबसे पहले तो यूनेस्को की स्थापना कब हुई थी, यही प्रश्न आया, ठीक है जी। तो यूनेस्को की स्थापना हुई थी 1945 में। इसका मुख्यालय कहाँ पे है, पेरिस में। यूनेस्को का फुल फॉर्म आप याद रखना, यूनाइटेड नेशंस एजुकेशनल, साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन। इसका फुल फॉर्म है यूनेस्को का, ठीक है। वर्तमान में महानिदेशक कौन है, तो आंद्रे अजोले हैं। यूनेस्को विश्व धरोहर की 46वीं बैठक कहाँ पे हुई थी, तो पहली बार भारत में हुई थी। और कहाँ पे हुई थी, तो नई दिल्ली में पहली बार हुई है, ध्यान रखिएगा। और इसी में जो 46वीं बैठक हुई, इसमें मोइदाम कहाँ है, तो आसाम में है। मोइदाम कहाँ है, आसाम में। और है क्या, तो आत्मा के लिए घर एक दफन स्थल है। ये क्या है, आत्मा के लिए घर एक दफन स्थल है, जो मूल रूप से ईंट पत्थर के तहखाने हैं, जो कि ताई अहोम का शासन कहाँ था, आसाम पे था।
तो तायहुम राजाओं के और राजघरानों के अवशेष इसमें है, किसमें, मोइदाम में। कि इसको यूनेस्को का 43वां विश्व विरासत स्थल घोषित किया जाता है। ठीक है। और असम के काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान मानस वन्य जीव अभ्यारण्य को 1985 में प्राकृतिक श्रेणी के तहत यूनेस्को की सूची में शामिल किया गया था। ठीक है जी, ये ध्यान रखना, पहली बार किसको शामिल किया गया, काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान और मानस वन्य जीव अभ्यारण्य को। ये असम की मैं बात कर रहा हूँ, ये 1985 में इसको प्राकृतिक श्रेणी के तहत शामिल किया गया था। उसके बाद देखिए, अजंता की गुफा, एलोरा की गुफा, आगरा का किला और ताजमहल। ठीक है, ये यूनेस्को में सबसे पहले बार शामिल किए गए थे। ये 4 साइट आपको ध्यान रखने हैं, अजंता की गुफा, एलोरा की गुफा, आगरा किला और ताजमहल। हो सकता है पूछे कि इनमें से किस विश्व विरासत स्थल को जो है वो 1983 में शामिल नहीं किया गया था, तो एक ऑप्शन उसमें गलत हो सकते हैं, वही उसका आंसर भी होगा। ठीक है, पहली बार शामिल होने वाले ये 4 साइट हैं, इनको 1983 में शामिल किया गया था। अब देखो कि हमने 43वां तो देख लिया कि मोइदाम है, तो 43वां देख लिया, तो 39वां से देख लेते हैं। 39वां रमप्पा मंदिर है जो कि तेलंगाना में है। 40वां धौलावीरा है जो कि गुजरात का एक क्या है, सिंधु सभ्यता जो हड़प्पा स्थल है वो है। 41वीं है शांति निकेतन जो कि रविन्द्रनाथ टैगोर से संबंधित है, ये कहाँ, कोलकाता में। 42वीं होयसल है जो कि कर्नाटका में है, होयसल मंदिर। ठीक है, तो 39वां, 40वां, 41वां, 42वां और 43वां आपको ध्यान रखना है। टोटल जो है वो 43 विश्व विरासत स्थल हैं भारत में, जिसमें से जो 35 है वो सांस्कृतिक है। 35 क्यों, कौन से हैं, तो सांस्कृतिक, कल्चरल, और जो 7 हैं वो है प्राकृतिक, मतलब कि नेचुरल, प्राकृतिक, और जो 1 है वो है मिक्स्ड। क्या है, मिक्स्ड, मतलब कि मिश्रित। ठीक है, वो है कंचनजंगा। ठीक है जी, ये ध्यान रखेंगे। 15वां जो अमूर्त धरोहर है उसको गरबा डांस को घोषित किया गया था। अमूर्त मतलब कि इनटेंजिबल साइट, जिसको हम छू नहीं सकते। ठीक है, 14वां अमूर्त धरोहर जो पश्चिम बंगाल के दुर्गा पूजा को घोषित किया गया था। और भारत के पहले साहित्यिक शहर कौन है, तो वह है कोझिकोड, केरला का। संगीत का शहर किसको घोषित किया गया था, ग्वालियर को। ठीक है, जो कि मध्य प्रदेश में है। और यूनेस्को के में शामिल होने वाले पहला जो भारतीय शहर है वो है अहमदाबाद। ध्यान रखिएगा, पहला शहर है ये अहमदाबाद। सॉरी। विश्व धरोहर सूची में इटली जो है अपने 60 स्थानों के साथ पहले नंबर पर है। चीन 59 स्थानों के साथ दूसरे नंबर पर है। और भारत 43 स्थानों के साथ छठे नंबर पर। ठीक है, यूनेस्को की सूची में। आगे आइए, अब देखिए कि कुछ हम उत्सव को देखते हैं। जैसे कि अंतर्राष्ट्रीय ऊंट उत्सव बीकानेर में मनाया जाता है, राजस्थान में। अंतर्राष्ट्रीय पतंग महोत्सव अहमदाबाद में, गुजरात में मनाया जाता है। ठीक है, अंतर्राष्ट्रीय पर्पल उत्सव जो है पणजी में मनाया जाता है, गोवा में। लट्ठमार होली उत्तर प्रदेश में। गंगा सागर मेला पश्चिम बंगाल में। गुणोत्सव उत्सव जो है वो असम में मनाया जाता है, ये आप ध्यान रखना। ठीक है जी। फुलदेई महोत्सव उत्तराखंड में मनाया जाता है। और गोरसम कोरा उत्सव अरुणाचल प्रदेश में मनाया जाता है। हरेला उत्सव उत्तराखंड और हरेली कहाँ पे, छत्तीसगढ़ में। हरेला और हरेली आप याद रखेंगे, इसमें ई की मात्रा है तो इसमें भी ई की मात्रा है। ठीक है, ऐसे आप ध्यान रखना। मकर विलापू उत्सव जो है वो केरल में। मंडला पूजा उत्सव सबरीमाला मंदिर जो कि केरला में है वहां पे मनाया जाता है। मंडला पूजा उत्सव चंदुबी महोत्सव असम में मनाया जाता है। जूझ उत्सव भी असम में मनाया जाता है। मवेशियों के त्यौहार का कनुमा उत्सव कहाँ पे मनाया जाता है, तेलंगाना में मनाया जाता है। वैसे तो बहुत सारे उत्सव हैं, लेकिन सभी को याद रखना वो पॉसिबल नहीं है, तो इतना आप कम से कम जरूर ध्यान रखना। अंतर्राष्ट्रीय सूरज कुंड मेला, ये मैं बात कर रहा हूँ किसकी, ये मैं बात कर रहा हूँ मेले, फेयर्स। ठीक है जी। अंतर्राष्ट्रीय सूरज कुंड मेला हरियाणा फरीदाबाद में इस बार लगाया गया था। अम्बुबाची मेला आसाम में लगाया जाता है। मेदराम जात्रा मेला तेलंगाना में। कुंभ मेला 4 जगहों पे, हरिद्वार, प्रयागराज, उज्जैन और नासिक। ठीक है जी, इस बार प्रयागराज में लगाया गया था, अगली बार उज्जैन में लगेगी। पुष्कर मेला राजस्थान में लगता है। नौचंडी मेला मेरठ में। गंगा सागर मेला हमने देखा पिछले स्लाइड में भी, पश्चिम बंगाल में। ठीक है, गंगा सागर उत्सव भी होता है। सरस मेला जो है जम्मू कश्मीर में। सरस आजीविका मेला गुरुग्राम में लगाया गया था। ठीक है, ये आप याद रखना, गुरुग्राम कहाँ पे है, हरियाणा में। श्रावणी मेला जो है वो देवघर में लगाया जाता है, ये कहाँ पे है, तो झारखंड में। कहाँ पे है, झारखंड। ठीक है जी। आगे आइए, हेमिस गोम्पा मेला ये लद्दाख में लगाया जाता है। झींगा मेला पंजाब में। ऑरेंज त्योहार नागालैंड में। सोनपुर मेला बिहार में। और लक्की मेला राजस्थान के सीकर में लगाया जाता है। इतनी चीजें आपको ध्यान में रखनी है। अब हम बात करेंगे, इस वीडियो का ये लास्ट टॉपिक है और इसमें हम महत्वपूर्ण सभी अनुच्छेदों को देखने वाले हैं।
मैं एक बार देख लेता हूँ कि वीडियो चल रही है या फिर नहीं। हाँ ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। तो आर्टिकल देखते हैं, क्या देखेंगे, महत्वपूर्ण आर्टिकल्स हम देखेंगे। ठीक है, अनुच्छेद 12 से शुरू करते हैं। ठीक है, वैसे तो आप समझते ही होंगे कि 1 से 4 तक जो है वो राज्यों का उल्लेख है, उसके बाद 5 से 11 नागरिकता है। वहाँ से नहीं बन रहे प्रश्न, इसलिए मैंने उसको नहीं करवाया। अनुच्छेद 12 राज्य की परिभाषा देता है। देखो, जो राज्य समझते हैं कि भारत में 28 राज्य हैं, उनकी ये बात नहीं कर रहा। ये जो मौलिक जो अधिकार हैं, इसमें हर जगह पे राज्य का जो है वो उपयोग किया गया है, राज्य शब्द। तो उस राज्य का क्या मतलब है, ये समझाया गया है अनुच्छेद 12 में। ठीक है जी। अनुच्छेद 13 क्या है, तो मूल अधिकारों से असंगत कानून लागू नहीं होगा, ये बोला गया है अनुच्छेद 13 में। मतलब कि अगर सांसद कोई ऐसा कानून बना दे जो कि मौलिक अधिकारों का पालन ना करे, उसका उल्लंघन हो, तो वो स्वतः ही नष्ट हो जाता है। ये देखिए, समानता का अधिकार कहाँ से कहाँ तक है, तो अनुच्छेद 14 से लेकर के 18 तक। अनुच्छेद 14 में क्या है, तो कानून के समक्ष समानता होगी। अनुच्छेद 15 क्या कहता है कि धर्म, जाति आदि के आधार पर विभेद नहीं किया जाएगा। अनुच्छेद 16 कहता है कि नौकरी में समानता दिया जाएगा, मतलब कि नौकरी में क्या होगा, समानता मिलेगा सभी को। अनुच्छेद 17 जो है अस्पृश्यता यानी कि छुआछूत का अंत करता है। और अनुच्छेद 18 उपाधियों का अंत करता है। उपाधि मतलब कि डॉक्टर वगैरह अगर कोई नहीं है तो वो उपाधि अपने से नहीं रख सकता है। तो ये आप ध्यान रखना है, 14 से 18। अब हम आगे बढ़ेंगे। अब इसके बाद क्या होगा, तो इसके बाद होगा स्वतंत्रता का अधिकार, जो कि कहाँ से कहाँ तक है, ये है 19 से लेकर के 22 तक। अनुच्छेद 19 किसका बात करता है, तो ये बात करता है अभिव्यक्ति की आज़ादी, मतलब कि बोलने की आज़ादी अनुच्छेद 19 प्रदान करता है। अनुच्छेद 20 जो है अपराध दोष सिद्धि के संबंध में संरक्षण देता है। ठीक है। अनुच्छेद 21 क्या बात करता है, जीवन का अधिकार, ये संबंधित है अनुच्छेद 21 से, और इसमें बहुत सारे अधिकार दिए गए हैं, जैसे विदेश घूमने का अधिकार, ठीक है जी, सोने का अधिकार, जीवन साथी चुनने का अधिकार, बहुत सारे अधिकार हैं। अनुच्छेद 21A हमने पीछे भी देख रखा है कि 6 से 14 वर्ष के बच्चों को निःशुल्क शिक्षा प्रदान करने का अधिकार जो है वो मौलिक अधिकार है। हालांकि इसको लागू कब किया जाता है, इसको लागू किया जाता है 2010 में। ठीक है जी, आगे आइए। अनुच्छेद 22 क्या है, तो गिरफ्तारी के संबंध में संरक्षण जो है अनुच्छेद 22 प्रदान करता है। अनुच्छेद 22 क्या प्रदान करता है, तो गिरफ्तारी के संबंध में संरक्षण। आगे आएंगे, शोषण के विरुद्ध अधिकार जो है वो कौन सा अनुच्छेद देता है, तो अनुच्छेद 23 और 24। अनुच्छेद 23 और 24। अनुच्छेद 23 में क्या है, तो मानव व्यापार, जबरन व बंधुआ मजदूरी पर रोक, मतलब कि इसको आप बोल सकते हैं बलात् श्रम। क्या बोल सकते हैं, बलात् श्रम। ठीक है जी। उसके बाद अनुच्छेद 24 जो है 14 वर्ष से कम उम्र के बच्चों को श्रम पर रोक लगाता है, और इसको हम बोल सकते हैं बाल श्रम। क्या बोल सकते हैं, बाल श्रम, मतलब कि ये बच्चे वाला है, वो बलात् हो गया, जो कि आप बोल सकते हैं बंधुआ मजदूरी वगैरह जो कराते हैं वो है बलात् श्रम, जो कि अनुच्छेद 23 है। धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, ये जो है 25 से लेकर के 28 तक में इसका वर्णन है। कहाँ से कहाँ, 25 से 28 तक। ये भी पूछ लिया जाता है धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार कहाँ से कहाँ तक वर्णन है, तो 25 से 28 तक। यहाँ पे देखिए, अनुच्छेद 25 कहता है कि धर्म को मानने, आचरण एवं प्रचार का अधिकार हर किसी को है, कोई भी धर्म मान सकता है। अनुच्छेद 26 बताता है धर्म के प्रबंधन का अधिकार है, मतलब कि आप अपने धर्म का किस तरह से रक्षा करेंगे, तो वो अधिकार हर किसी को है। अनुच्छेद 27 बताता है धार्मिक कार्यों के धन पर कर नहीं लगेगी। कर का मतलब कि टैक्स नहीं लगेगा, जैसे कि मंदिर वगैरह में बहुत सारी जो चीज़ें आती हैं या फिर बहुत सारे जो आयोजन किए जाते हैं उन पर कोई टैक्स नहीं लगता। अनुच्छेद 28 क्या बोलता है कि धार्मिक शिक्षा व उपासना में उपस्थित होने की आज़ादी है हर किसी को। ये जो है अनुच्छेद 28 बताता है, मतलब कि जैसे कि कोई मदरसा है वहाँ पे या फिर मस्जिद है, तो वहाँ पे जो उपासना होते हैं उसमें आप जाइए, आराम से जा करके आप वहाँ पे नमाज वगैरह पढ़ सकते हैं, मंदिर में आप पूजा कर सकते हैं, ये आपको आज़ादी मिली हुई है अनुच्छेद 28 के अकॉर्डिंग। ठीक है जी। ये देखिए, अब हम पढ़ेंगे शिक्षा व संस्कृति का अधिकार, जो कि अनुच्छेद 29 से लेकर के 31 तक के बाद अनुच्छेद 29 से 30 में वर्णन है, अनुच्छेद 29 और 30 में। ठीक है, यहाँ पे देखिए अनुच्छेद 29-30 की हम बात कर रहे हैं, 29 और 30 का, ये 31 का बात नहीं होगा। ठीक है, शिक्षा व संस्कृति का अधिकार है 29-30 में, यहाँ पे ध्यान रखेंगे, ये दोनों का बात होगा। अल्पसंख्यकों के हितों का संरक्षण करता है कौन, तो अनुच्छेद 29। अनुच्छेद 30 जो है वो शैक्षणिक संस्था खोलने का अधिकार प्रदान करता है, कि आप कोई भी शैक्षणिक संस्था खोल सकते हैं, स्कूल खोल सकते हैं, विद्यालय खोल सकते हैं, सॉरी स्कूल विद्यालय तो एक ही हुआ ना, मदरसा खोल सकते हैं, आप ट्यूशन पढ़ाने के लिए कोचिंग वगैरह खोल सकते हैं, ये सारी चीज़ें आप कर सकते हैं। अनुच्छेद 31A मोस्ट इंपॉर्टेंट है और 31B भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है।
तो सबसे पहले तो संपत्ति का अधिकार जो है वो समाप्त कर दिया गया, यानी कि अनुच्छेद 31A के द्वारा जो है संपत्ति के अधिकार को समाप्त कर दिया गया। कब समाप्त किया गया? तो 44वां संविधान संशोधन 1976 के द्वारा समाप्त किया गया और इसको बना दिया गया कानूनी अधिकार, अनुच्छेद 300 के ए में इसको रखा गया। संवैधानिक उपचारों का अधिकार, ये जो है अनुच्छेद 32 को हम बोलते हैं। मूल अधिकारों का संरक्षण के लिए सर्वोच्च न्यायालय द्वारा रीट जारी किया जाता है और इसको भीमराव अम्बेडकर ने क्या बोला था, इसको क्या बोला था, अब मुझे कमेंट बॉक्स में बताना, ठीक है। ये तो हर कोई जानता होगा भाई, ठीक है। संविधान की आत्मा वगैरह जो भी उन्होंने बोला था, संविधान की आत्मा जो है वो भीमराव अम्बेडकर ने अनुच्छेद 32 को ही बोला था। तो अनुच्छेद 32 किससे संबंधित है? संवैधानिक उपचारों का अधिकार, और सुप्रीम कोर्ट जो है वो इसके तहत 5 प्रकार के रिट जारी कर सकता है। आगे आइए, भाग 4 की अब हम बात करेंगे, जो कि डीपीएसपी यानी कि राज्य का नीति निर्देशक सिद्धांत, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी की हम बात कर रहे हैं। अनुच्छेद 36 से 51 में इसका बात हुआ है ना। अनुच्छेद 40 बताता है ग्राम पंचायतों का गठन का बात। अनुच्छेद 44 में समान नागरिक संहिता यानी कि यूसीसी की बात की गई है। अनुच्छेद 45 बच्चों के लिए अनिवार्य शिक्षा, हमने पहले भी पढ़ा था, है ना, बुनियादी जो शिक्षा थी। अनुच्छेद 48A पर्यावरण का संरक्षण, ये जो है आपको करना है, राज्य का कर्तव्य है कि वो पर्यावरण को क्या करे, बचाए। अनुच्छेद 49 जो है राष्ट्रीय महत्व के स्मारकों और स्थानों का संरक्षण के लिए बोलता है। अच्छा, अनुच्छेद 50 भी आप याद रखना, अनुच्छेद जो है वो 50, ठीक है। कार्यपालिका और विधायिका को अलग किया जाता है, कार्यपालिका को विधायिका से अलग किया जाता है। इसको कार्यपालिका को विधायिका से क्या किया जाता है, अलग कर दिया जाता है, ठीक है जी, अनुच्छेद 50 के अकॉर्डिंग। अनुच्छेद 51 जो है अंतर्राष्ट्रीय शांति व सुरक्षा बहाल करने का, ये जो है वो क्या बोलता है, राज्यों का ये क्या है, धर्म है। अनुच्छेद भाग 4A हम देखेंगे, जो कि मौलिक कर्तव्य है। अनुच्छेद 51A हमने इसके बारे में भी पढ़ लिया था पीछे ही, है ना। सरदार स्वर्ण सिंह समिति के अनुशंसा पर 42वें संविधान संशोधन 1976 के द्वारा 10 मौलिक कर्तव्य जो है वो शामिल किए गए थे। 11वां 2002 में 86वां संविधान संशोधन द्वारा शामिल किया गया था, जो कि 6 से 14 वर्ष के बच्चों को मूलभूत शिक्षा प्रोवाइड करवाना माता पिता का क्या है, कर्तव्य है। ये देखिए, अब हम पढ़ेंगे भारत के राष्ट्रपति से संबंधित जो भी अनुच्छेद है, ये भाग 5 से संबंधित है। भाग 5 में जो है वो संघ का वर्णन किया गया है, यानी कि केंद्र के बारे में। अनुच्छेद 52 जो है ये बात करता है कि भारत का एक राष्ट्रपति होगा। हालांकि इसमें हम सिर्फ भाग 5 का ही बात नहीं करेंगे, ठीक है। राष्ट्रपति से संबंधित जितने अनुच्छेद है वो हम बात करें, मतलब हम बात करें कि राष्ट्रपति का वर्णन जो है वो अनुच्छेद 5 में, ठीक है जी। भाग 5 में है, भाग 5 में, और भाग 5 जो है वो कहाँ से शुरू होता है, 52 से शुरू होता है और 151 तक जाता है, ठीक है जी। इतना ही है ना, 152। चलिए आगे चलते हैं, ये कितना हो जाएगा भाई जी, 52 और 101, 153 नहीं, 152 तक आएगा। आगे आइए, अनुच्छेद 52 जो है ये देख लेना एक बार आप, ठीक है, अब देख लेना कहाँ से कहाँ तक है, लेकिन 52 से शुरुआत है और उसमें 100 अनुच्छेद हैं, 100 है या 101 है ये मुझे कंफर्म अभी नहीं हो रहा, आप देख लेना। अनुच्छेद 52 जो है सबसे लंबा भाग यही है, भारत का एक राष्ट्रपति होगा अनुच्छेद 52 के तहत, और ये कार्यपालिका शक्ति का प्रधान होता है। अनुच्छेद 54 के द्वारा भारत राष्ट्रपति का क्या होता है, तो निर्वाचन का प्रावधान किया गया है। अनुच्छेद 56 राष्ट्रपति का जो पदावधि है वो अनुच्छेद 56 का बात करता है, और ये महाभियोग अगर, अच्छा ठीक है सॉरी, महाभियोग 61 में आएगा ना। हाँ, अनुच्छेद 61 जो है राष्ट्रपति पर महाभियोग लगाता है। अनुच्छेद 60 के द्वारा राष्ट्रपति का जो शपथ है वो अनुच्छेद 60 के अकॉर्डिंग, अनुच्छेद 60 में बात की गई है राष्ट्रपति के शपथ के बारे में। अनुच्छेद 72 जो है राष्ट्रपति को क्षमादान की शक्ति प्रदान करता है, ठीक है जी, क्षमादान वो किसी को कर सकता है। उसके बाद अनुच्छेद 85 जो है लोकसभा का सत्र या फिर सत्रावसान या विघटन की बात करता है, लोकसभा विघटन। अनुच्छेद 123 जो है अध्यादेश जारी कर सकता है कौन, राष्ट्रपति। अनुच्छेद 143 के तहत सुप्रीम कोर्ट से राष्ट्रपति किसी विषय पर राय ले सकता है, मशवरा ले सकता है, सलाह ले सकता है, अनुच्छेद 143। ये आइए, उपराष्ट्रपति कहाँ पे है, अनुच्छेद 63 में उपराष्ट्रपति का पद है। 63 में क्या है, उपराष्ट्रपति का पद। अनुच्छेद 64 में उपराष्ट्रपति राज्यसभा के सभापति होगा, और इसी के लिए इनको क्या दिया जाएगा, वेतन दिया जाएगा, ठीक है। उपराष्ट्रपति के लिए नहीं दिया जाएगा, ये जो राज्यसभा के सभापति होंगे इनके लिए दिया जाएगा।
केंद्रीय मंत्रिपरिषद की बात करें तो अनुच्छेद 74 जो है राष्ट्रपति की सहायता के लिए मंत्रिपरिषद होगा और जिसके प्रमुख कौन होंगे तो प्रधानमंत्री होंगे। ये बोलता है कौन तो अनुच्छेद 74। अनुच्छेद 75 में बोलता है कि प्रधानमंत्री की नियुक्ति का प्रावधान यहाँ पे किया गया अनुच्छेद 75 में। और अनुच्छेद 78 राष्ट्रपति को सूचना संबंधी प्रधानमंत्री का क्या है तो ये दायित्व है, राष्ट्रपति को क्या दे कि हर एक चीजों का वो सूचना पहुंचाए। राज्य मंत्रिपरिषद के बारे में बात करें तो अनुच्छेद 163 में राज्य मंत्रिपरिषद का गठन होता है। और अनुच्छेद 164 जो है अनुच्छेद 164 मुख्यमंत्री की नियुक्ति की बात करता है। मुख्यमंत्री की नियुक्ति 164, प्रधानमंत्री की नियुक्ति 75। ठीक है जी, आप 75 से ऐसे भी देखो 89 इसमें अगर आप जोड़ देंगे 75 में तो आप पहुंच जाएंगे 9 5 14 के 4 हाथ में 1 9 7 16 164 पे पहुंच जाएंगे। ठीक है, मैंने तो बता ही रखा है ना 112 से, लेकिन जब आप पहुंचोगे 112 से 124 तक तो आपको कितना जोड़ना है 90 जोड़ना है। ठीक है जी, आगे आइए। ये देखेंगे संवैधानिक पद व निकाय, जैसे कि अनुच्छेद 76 जो है वो भारत का महान्यायवादी की बात करता है जो कि सरकार का विधिक अधिकारी होता है। अनुच्छेद 76 भारत का महान्यायवादी। अनुच्छेद 165 महाधिवक्ता की बात करता है कि जो कि राज्य सरकार का ये वकील होता है, किसका राज्य सरकार का। अनुच्छेद 148 भारत का नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की बात करता है और ये सरकार का व्यय का लेखा जोखा रखता है, मतलब ये अकाउंट का काम करता है। अनुच्छेद 280 वित्त आयोग का गठन, वित्त आयोग का गठन किसके अनुसार अनुच्छेद 280 के अनुसार। अनुच्छेद 315 यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन। अच्छा, ये शायद शुरू में मैंने 324 वहां पे बोल दिया था ना, सही है 315 होगा यूपीएससी 315, इसको आप करेक्ट कर लेंगे। अब बहुत सारे लोग मैसेज भी करने लग जाएंगे। देखिए मैंने बोला था, मुझे यहाँ पे याद आ गया, मैं उस चीज़ को एक्सेप्ट कर रहा हूँ, प्लीज़ उसको आप सुधारेंगे। ठीक है, मैं वहाँ पे शायद गलत बोल दिया था, शायद मैंने 324 बोल दी थी। अनुच्छेद 324 में क्या है तो निर्वाचन आयोग, शायद निर्वाचन आयोग हमें बोलना था, वहाँ पे मैंने यूपीएससी के बारे में बोल दिया है ना। अजय कुमार जिसके वर्तमान अध्यक्ष है 2024 में कौन थे तो प्रीति सुदान जी थे यूपीएससी के अध्यक्ष। ठीक है जी, यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन। तो देखिए दोस्तों, मैंने यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें आप लोगों को करवा दी हैं। बहुत जितने भी संविधान संशोधन थे, जो महत्वपूर्ण अधिनियम थे, सभी अनुच्छेद थे महत्वपूर्ण, वो मैंने आपको करवा दिए। बेरोजगारी, नीति आयोग, वन, टाइगर रिजर्व, ठीक है, नेशनल पार्क, पक्षी अभ्यारण्य से संबंधित तथ्य, बहुत सारी चीज़ें मैंने इसमें करवाई हैं। मुझे उम्मीद है कि ये वीडियो अगर कोई भी अगर बहुत अच्छे से अगर देखेगा और वो एग्ज़ाम देने जाएगा ना, तो यहाँ से कम भी तो मैं मान के चलता हूँ 7 से 8 सवाल उसके ज़रूर यहाँ से मिलेंगे। ठीक है, और मैं ये उम्मीद भी लगाता हूँ कि आप लोगों का जो एग्ज़ाम है वो काफ़ी अच्छा हो और आप लोगों का मार्क्स काफ़ी बढ़िया है। ठीक है दोस्तों, तो थैंक यू सो मच। आज और कोई क्लास नहीं होने वाली है, आज मैथ्स नहीं होगी, मैं इसी में आज दिन भर बिजी रह गया था। ठीक है, तो प्लीज़ सेंड मी, अगर आपका कोई भी सजेशन है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा और एक प्यारा सा आपको जो है वो मैसेज जरूर भेजना है और ज़रूर एक दिल जरूर भेजिएगा, अच्छा लगता है वैसे। ठीक है, लाइक ज़रूर करना है और इस वीडियो को शेयर भी करना है। ठीक है, क्योंकि मुझे पता है बहुत सारे लोग भटकते रहते हैं और मेरी जो वीडियो है उसको जो यूट्यूब है वो पहुंचाता नहीं है बहुत लोगों के पास। तो प्लीज़ आप लोग पहुंचाइए, आप लोग का सपोर्ट चाहिए ना मुझे, तभी तो फिर और भी अच्छे से मेहनत किया जाए। ठीक है, इसको सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा ताकि आपको और भी वीडियो मिलती रहे। ठीक है दोस्तों, तो मिलते हैं फिर हम कल। थैंक यू सो मच, जय हिंद।